पाए थे 28 दिन। ओके ओके, बट एट दैट टाइम यू आर ऑन लीव ना? मैं एक्चुअली हॉस्टल वार्डन थी, तो पूरी तरह से तो लीव पे नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये प्रोग्राम ही समर वेकेशन में ऑर्गेनाइज किया था। ओके तो ओके। मतलब उन्होंने फ्री नहीं किया था ड्यूटी से, क्योंकि हम्म। उनको हॉस्टल की ड्यूटी करनी थी। और क्लासेस वैसे ही फ्री थी, क्योंकि उस समय समर वेकेशन चल रहे थे। ओके ओके। तो वो बहुत टफ टाइम हो गया था, तब लग रहा था कि हाँ, कितना टफ है। और कंप्लीट 6 आवर्स बैठना मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, फेस टू फेस होगा ना? हाँ, फेस टू हाँ, फेस फेस था। टू फेस। वही टफ है कि आप पूरे समय सारे लेक्चर कंटिन्यू, आपको यस। 21 डेज। और फिर यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर होता है वर्धा में, हाँ आपको हाँ। पता ही है। यस। और वो गर्मियों में, समर वेकेशन में सोचिए, हम्म। मतलब जून में था, तो वो और भी ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो रही थी। हम्म। तो अभी याद रहता है, जब हम पार्टिसिपेंट से इंटरेक्ट करते हैं तो हम्म। पता है कि कौन सी कंडीशन है। वहाँ पे हर्षवर्धन सर अभी भी है ना? हर्षवर्धन, आनंदवर्धन सर। हाँ, आनंदवर्धन सर, यस यस। हाँ, वो पीवीसी थे, वो अभी चले गए, वो बनारस के थे, एकेडमिक हाँ स्टाफ हाँ। कॉलेज यस यस। और डायरेक्टर। एक्चुअली फिर राजकोट हाँ में तो एक फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम हुआ था, शॉर्ट टर्म कोर्स, अच्छा, अच्छा। हाँ, इन 2016 और 17। सो मैं और हाँ। हमारा शर्मा मैडम, हम दोनों गए थे, तो वहाँ पे वो सर और उनके वाइफ भी अच्छा, आए थे, तो वहाँ अच्छा। पे। वो लोग इस समय बुल्गारिया में हैं, और वो एक फेलो से गए हैं, तो हम्म वापस यहाँ पे अपना टेन्योर उन्होंने पूरा कर लिया था। जैसे ही वाइस चांसलर का पूरा होता है, तो पीवीसी हम्म। का भी। हाँ, फिर प्रोग्राम, वापस यस। उन्होंने बीएचयू ज्वाइन कर लिया। वो हम्म। एकेडमिक स्टाफ डायरेक्टर थे। यस फिर यस। वहां से वो बुल्गारिया चले गए, मतलब आफ्टर 6 मंथ ही, तो लगभग 1.5 साल से बुल्गारिया में है। ओके ओके। हाँ, मैडम तो हमारे यहाँ पे आ चुकी हैं, यस लेखा मैम यस का। यस। लेखा मैम का सेशन था जब हम लोग का इंडक्शन प्रोग्राम वो था, ओके। ओरिएंटेशन। मुझे फोन हाँ आया तो था और उस वक्त हमारे यहाँ पे भी कोर्स था, तो मैडम बोले फिर हाँ, दो में से एक जन को रुकना पड़ेगा और एक को जाना पड़ेगा। फिर मैंने बोला मैडम मैं हाँ, यहाँ का कोर्स संभालती हूँ, आप वहाँ पे चले जाइए। क्योंकि वहां हाँ। से तो फोन मैडम आया लोग, था, वो गुर्दे मैडम थे ना, वो हाँ, एचआरडीसी के, तो मूडल पढ़ाने हाँ, के लिए हमें बुलाया था वहां पे, हाँ, हाँ। स्वयं और मुख के बारे में भी हाँ, इन्फॉर्मेशन। हम लोगों के में नहीं थी मैडम, लेकिन जब हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है ना फैकल्टी ने, क्योंकि 3 राउंड हम लोग करा चुके हैं। यस यस। तो फर्स्ट और सेकंड राउंड में मैडम आई थी। ओके ओके ओके। फिर कंडक्ट कराने में भी यही रहता है ना, कि पता रहता है कि कितनी दिक्कतें हो हैं वो दोनों पार्टिसिपेंट्स। साइड में दिक्कतें है मैडम, बीइंग अ स्टूडेंट एज वेल एज बीइंग अ कोऑर्डिनेटर। हाँ, दोनों ही साइड से प्रॉब्लम। अभी 20 लोग वापस आ चुके हैं, यस मैम। और वेट कर लेते हैं 5 हम मिनट लोग। वेट करते हैं, अदरवाइज वी विल स्टार्ट। हाँ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। क्योंकि टॉपिक थोड़ा एग्जॉस्टिव है ना, तो टाइम लगेगा ही कंप्लीट करते समय। लेकिन अच्छा वही, क्योंकि मुझे एक्सप्लेनेशन, ये है कि एक्सप्लेनेशन हाँ, अच्छा हो रहा है मैम। चलिए, अच्छा है कि मतलब इन लोगों को क्लियर हो। आप फीडबैक इन लोगों से ले लीजिएगा, यस मैम, डेफिनेटली। वो जैसा भी रहेगा, क्योंकि मैडम एक दूसरा लेक्चर इवैल्यूएशन वाला भी बोल रही थी, तो जब भी प्लान करेंगी तो हम उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। यस मैम, अगले वीक में वगैरह हम प्लान कर रहे हैं करने का इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव और हाँ, ठीक फॉर्मेटिव है। असेसमेंट वगैरह है इन लोगों को सिलेबस में, हाँ, हाँ, तो हाँ, वो वही, वाला अपन और कर वही सकते है, हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट है। एग्जैक्टली। तो तो कैसे एक बार इनकी बेस लाइन तो क्लियर हो जाए, फिर आगे का अपन डिटेल वाला पार्ट ले हाँ, सकते हैं। क्योंकि वो थोड़े मतलब टफ टॉपिक होते हैं, तो अभी ये कम से कम किस किस एरिया के हैं अधिकतर मैडम इट पार्टिसिपेंट्स। हेट्रोजेनस ग्रुप है, बिलोंगिंग टू हाँ, ऑल द फैकल्टीज, मिक्स्ड फैकल्टी है मैडम, ऐसे प्रोपोर्शनेट नहीं बता ओके। सकते। लाइफ साइंस के हाँ, मैक्सिमम है, और बाकी ओके। अदर फैकल्टीज के हैं। अच्छा, कल अवधेश झा सर का लेक्चर हुआ था, गुजरात से है वो, अच्छा, तो उन्होंने करिकुलम के बारे में पूरा बताया, करिकुलम अच्छा। पेडागोगी, बेसिक्स ऑफ हाँ, करिकुलम, टाइप्स ऑफ करिकुलम, तो वो उनका कल हुआ 2 लेक्चर्स में। हाँ, अभी तो इन लोग के 5-6 दिन ही हुए हैं, तो भी यस ये लोग भी मैम। फील कर रहे होंगे। वो आफ्टर 15 डेज बिल्कुल हाँ। लगता है कि कब और पूरा हो। 1 मंथ मतलब बहुत बड़ा शेड्यूल हो जाता है ना मैम। अभी पहले कैसे 28 डेज का आप लोगों ने वगैरह, हमने वगैरह किया था, फिर बीच में हाँ, नई गाइडलाइंस बनी, तब 21 डेज का ओरिएंटेशन कर दिया था।
और अभी हाँ, 21 का कर दिया वापस ओरिएंटेशन को अभी नाम ही बदल दिया उन्होंने, फैकल्टी इंडक्शन फॉर 1 मंथ कर इंडक्शन दिया प्रोग्राम। है। यस। हाँ और 1 मंथ से बहुत लंबा पीरियड हो जाता है कंटिन्यूअसली। हाँ, पूरा पूरा एक बस खाली आप संडे को ब्रेक दे रहे हैं, बाकी क्या संडे को कहते हैं पूरा बाकी पूरा कंटिन्यूअसली वर्किंग रहना है। चाहिए। यस मैम। हाँ प्लीज, ठीक। वही हमारे यहाँ आज छुट्टी थी, पहले मैं सोची थी डिपार्टमेंट से लूंगी, फिर मैंने कहा नहीं जाती, छुट्टी है तो हाँ घर से ही हाँ, कर नहीं हमारे यहाँ पे 4th सैटरडे ऑफ लेंगे। रहता था वैसे, लेकिन कोर्स के वजह से हाँ 30 तारीख को भी छुट्टी है वैसे, लेकिन इनका वर्किंग ही रहेगा। अच्छा हाँ। मैं स्टार्ट करूँ मैम, क्योंकि यस 30। यस मैम, यस मैम कर दीजिए। हाँ ओके। मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग पे बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती कैसे है उसको समझ लें। अगर हम अपने लर्नर के साथ डील कर रहे हैं और उसकी अगर प्रोसेसिंग कैसे होनी है इंफॉर्मेशन की, वो अगर हमें समझ में आ जाती है तो हमारे लिए अपनी लर्निंग को ज्यादा इफेक्टिव बनाना आसान काम हो सकता है। सो कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी पे का सहारा लेती है, और ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी मेनली 1950s के बाद जब आपके कंप्यूटर बहुत ज्यादा इन हो गए और एक वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जिस्टेंस आ गया, उसके बाद ये थ्योरी आई कि हम ह्यूमन माइंड को किस तरह से समझते हैं, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। होता क्या है, सबसे पहले एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस आपको स्ट्राइक करता है। स्टिमुलस के बारे में हमने सब चर्चा कर ली है और समझ भी लिया है कि कैसे हम क्या करते हैं। देन आपके पास सेंसरी रजिस्टर्स हैं। सेंसरी रजिस्टर्स योर 5 सेंस चैनल। उन सेंसरी रजिस्टर्स पे जैसे ही एक्सटर्नल स्टिमुलस स्ट्राइक करते हैं, उसके बाद उसके लिए इनिशियल प्रोसेसिंग होती है। अगर आपने अटेंशन दिया उस कंटेंट को, जैसे आप अभी इस क्लास में हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप पैसिव लिसनर भी हो सकते हैं, आपने छोड़ दिया ऑन करके, इन करके, और आप उसमें अटेंशन भी पे कर सकते हैं। लेकिन आपकी मैडम ने आपको गाइडलाइन दी होगी कि अटेंशन पे करना है। क्यों? क्योंकि एक एग्जाम होना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंट असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, तो हमें यहाँ पे एक्टिव लिसनर बनना पड़ रहा है, यानी कि हमें अटेंशन पे करनी पड़ रही है। अगर हम अटेंशन ना पे करें किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस पे, तो वो सिंपली क्या होगा, फॉरगेटन हो जाएगा और हम उसको ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर हम अटेंशन पे कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स पता है, तो अटेंशन पे करना है, देन इनिशियल प्रोसेसिंग होगी उस इंफॉर्मेशन के बारे में, उस स्टिमुलस के बारे में। देन वो इनिशियल प्रोसेसिंग के बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी में जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब ये है कि जैसे मान लिया मैंने आपको बोला, मैंने यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिखाए और मैंने आपसे कहा कि आप उसके बाद उसको फ्लैश करने के बाद मैंने हाइड कर दिया। मैंने कहा कि आप उन नंबर्स को, क्या सीक्वेंस था उसमें बताइए। तो जिन लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी अच्छी होगी, जैसे वो उसको बहुत इजिली बता पाएंगे विद इन 1 और 2 मिनट्स रिकॉल करके। लेकिन अगर वही मैं 2 दिन बाद पूछूं कि मैंने कौन कौन से नंबर स्क्रीन पे कैसे कैसे डिस्प्ले किए थे, किस ऑर्डर में लिखे थे, आप वो बताइए, तो वो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो आपका जो मेमोरी थी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी थी और वो एक समय के बाद खत्म हो जाती है। जैसे आपसे कोई फोन नंबर कहें कि आप याद करके किसी को बता दीजिए, आपने उसको रटा और उसको बता दिया, देन फिनिश। उसके बाद आपको 2 घंटे बाद भी उस फोन नंबर को जो आपने याद करके बता दिया था, वो अगर रिपीट नहीं किया कई बार, तो वो आपको याद नहीं रहेगा। तो कोई भी शॉर्ट टर्म मेमोरी में कोई भी इंफॉर्मेशन जाती है सबसे पहले, उसके बाद आप उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। अगर आपने प्रोसेसिंग नहीं करी तो वो भूल जाएगी, फॉरगॉटन। अगर आपने उसकी प्रोसेसिंग करी और आपने उसको स्टोर कर लिया लॉन्ग टर्म मेमोरी में, तो जब भी लॉन्ग टर्म मेमोरी से आपको उसकी जरूरत होगी, एक्चुअली ये जो डायग्राम मैंने यूज किया है वो उसमें एक रिवर्स एरो नहीं है, नहीं तो लॉन्ग टर्म मेमोरी से जब भी आपको जरूरत होती है, आप उन इंफॉर्मेशंस को, उन एक्सपीरियंसेस को फिर से रिट्रीव कर लेते हैं, और रिट्रीव करके आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो जो भी लर्निंग आपकी बेस्ड है, जो एक्सपीरियंसेस मॉडिफिकेशन है, आपको पता है कि एक सिचुएशन में किस तरह से हमें काम करना है, वो आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं, और उन एक्सपीरियंसेस को अगली सिचुएशन में कैसे यूज करना होगा, तो वो ट्रेसेस आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में हैं। उन लॉन्ग टर्म मेमोरी से आप क्या करोगे, रिट्रीव करोगे, और रिट्रीव करने के बाद अकॉर्डिंगली आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जब हम अपने एग्जामिनेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो एग्जामिनेशन सिस्टम में
क्वेश्चंस के जो लेवल होते हैं, कई अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, जो सिंपल रिकॉल एंड रिकॉग्निशन टाइप के भी हो सकते हैं, जहाँ पे सिंपल मेमोरी का यूज है, लेकिन कहीं कहीं पे फिर हम हायर मेंटल एबिलिटीज की भी बात करते हैं, तो उन हायर मेंटल एबिलिटीज के ट्रेनिंग से रिलेटेड भी हमें क्वेश्चंस वहां पे रखने चाहिए। और जब भी आप क्वेश्चन पेपर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो उसकी बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, जो मोटिवेट करने के लिए लर्नर्स को होंगे, वो सिंपल रिकॉल एंड रिकॉग्निशन टाइप की ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड होंगे, तो उससे वो लर्नर मोटिवेटेड होते हैं। और उसके बाद आप धीरे धीरे हायर मेंटल एबिलिटीज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस जब वहां पे प्लेस करेंगे, तो आप इफेक्टिवली अपने लर्नर्स को मोटिवेट कर पाएंगे उन चीजों को अटेम्प्ट करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। और जो आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट है वो इसी को सपोर्ट करता है। और जब आप अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इन चीजों को देखते हैं, तो वहां पे ये ऑब्जर्वेबल नहीं है, लेकिन जब आप वो बिहेवियर करेंगे तो उस बिहेवियर में आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं रिफ्लेक्ट होता हुआ। तो वो जो अनऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप बिहेवियर के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमें एग्जाम लेना है, तो एग्जाम में हमने कुछ स्टिमुलस प्रोवाइड करे, उस स्टिमुलस में जो रिस्पॉन्स मिलेंगे, तो वो जो कॉग्निटिव ट्रेसेस हैं, उन कॉग्निटिव ट्रेसेस का एक्सपीरियंस हमें उस रिस्पॉन्स में दिख जाएगा। हम जैसे बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, टेस्ट क्या है, एग्जामिनेशन क्या है, तो एग्जामिनेशन और टेस्ट जो हमने ऑर्गेनाइज करे हैं वो केवल और केवल उन कॉग्निटिव ट्रेसेस को जानने के लिए, उन एक्सपीरियंसेस को जानने के लिए कर रहे हैं जो हम नॉर्मली बिहेवियर में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ओके, थर्ड वन इज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग। मैंने बताया कि सबसे ज्यादा पॉपुलर यही अप्रोच है और इसी पे आजकल काम हो रहा है, और इसी के मदद से, इसके जो गाइडलाइंस हैं उससे हम अपने स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट करने की कोशिश करते हैं और इंगेज करने की कोशिश करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म इज एन अप्रोच टू लर्निंग दैट holds that people actively construct or make their own knowledge, and that reality is determined by the experiences of the learner. एक दूसरी डेफिनेशन है जिसमें कहा गया है, कंस्ट्रक्टिविज्म बिलीव्स इन पर्सनल कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग बाय द लर्नर थ्रू एक्सपीरियंस, एंड दैट मीनिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ प्रायर नॉलेज एंड न्यू इवेंट्स। अब जो स्टूडेंट्स को टैबुला रासा नहीं बोलना है, और वो टैबुला रासा ना हो करके उसके अंदर वो सारी एबिलिटीज हैं, वो एक्सपीरियंसेस हैं, और उन एक्सपीरियंसेस के बेस पे हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है कि वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करे। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म? नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड रादर देन इनेट और पैसिवली एब्जॉर्ब्ड। जब तक आप खुद ही एफर्ट नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, ऑल नॉलेज इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, ऑल नॉलेज इज पर्सनल, एंड लर्निंग एग्जिस्ट इन द माइंड। These are the basic principle of constructivism. अगर कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें तो बेसिकली बाद में तो 6E, 7E, 9E मॉडल्स भी आ गए, बट बेसिक मॉडल फॉर कंस्ट्रक्टिविज्म इज ऑफ 5E लर्निंग साइकिल मॉडल। क्या है 5E लर्निंग साइकिल, पहले हम इधर देख लेते हैं। 5E मॉडल में सबसे पहले हम बात करते हैं इंगेज की, देन एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट एंड इवेलुएट। Engage में students are engaged with the challenging situation, prior knowledge is activated, questions are provoked. जब भी आप एज अ टीचर वर्क कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे काम कर रहे हैं, और आपकी क्लासरूम को आपको कंस्ट्रक्टिव पैडागॉजी पे बेस्ड बनाना है, तो आपको इन 5E का ध्यान रखना है। आपको स्टूडेंट्स को एक्टिवली इंगेज करना है, जिससे वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अपने को एक्टिव पाए, क्योंकि हमने सबसे पहले ये अजम्पशन से एक देखी है कंस्ट्रक्टिविज्म की कि इट इज लर्निंग इज एक्टिव प्रोसेस। ये पैसिव प्रोसेस हो ही नहीं सकती। अगर हम सोचे कि पैसिवली हम कोई चीज सीख लेंगे, सो इट इज नॉट बी काइंड ऑफ लर्निंग, बिकॉज इट इज नॉट रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, इट विल लूज आफ्टर स्पान ऑफ सम टाइम। तो आपको अगर एक्टिव लर्निंग करनी है तो उसके लिए एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। देन एक्सप्लोर, स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेट द फेनोमेना, prior knowledge is challenged, ideas are created. जो नई चीजें हैं, आप डाइवर्जेंट थिंकिंग एबिलिटीज को प्रमोट करते हुए बच्चे को एक्सप्लोर करने के मौका दें। कोई भी इन जनरल हम 2 टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं, हम कहते हैं इंडक्टिव टीचिंग मेथड एंड डिडक्टिव टीचिंग मेथड।
Inductive teaching method based on the principle that you give different examples to students, give them opportunity to explore, and they will be able to conclude for any rule or principle. For example, सपोज हमें बताना है कि स्टूडेंट्स को कि जो हमारा ट्रायंगल होता है उसके अगर हम तीनों एंगल्स का टोटल करें देन इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। दो तरीके हैं पढ़ाने के इस चीज को। हम क्लासरूम में आए, हमने आके बता दिया कि जो ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल जो है वो हमेशा 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होते हैं। आप देख लीजिए ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इसका इतना है, ये एंगल, ये जोड़ लीजिए, देख लीजिए। एक तरीका ये है पढ़ाने का। सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच में आप सबसे पहले क्लासरूम में जाते हैं, कोई भी रूल बता देते हैं और उस रूल को बाद में आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू वेरीफाई करा देते हैं इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। सो हम जब भी बात करते हैं तो हम इंडक्टिव अप्रोच को प्रमोट करने की बात करते हैं एट द प्लेस ऑफ डिडक्टिव अप्रोच। आप क्लासरूम में अगर इंडक्टिव अप्रोच को यूज करें, अपॉर्चुनिटी दें बच्चे को खुद एक्सप्लोर करने के लिए। आपको ये कंसेप्ट बताना है, आपने आके नहीं बताया कि 180 डिग्री होता है टोटल सा। आपने बोर्ड पे या अगर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देने थे तो डिफरेंट शेप्स के और एंगल्स के आपने ट्रायंगल बच्चों के सामने ड्रॉ कर दिए या उनको अवेलेबल करा दिए, उनको असाइन किया कि अब आप सभी इनके एंगल्स को मेजर करिए और उनको मेजर करके पहले तो एंगल मेजरमेंट करके लिखिए, उसके बाद इन डिफरेंट Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are audible. Okay. Some connectivity issue. Actually, वाईफाई चला गया था, लाइट का थोड़ा सा पावर डाउन होने की वजह से। So मैंने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया, कर लूंगी अगर कनेक्टिविटी आती है प्रॉब्लम तो। हम थे मैं बात कर रही थी इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच पे। ओके, सो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच की बात करते हैं तो वहां आपको डिडक्टिव अप्रोच के लिए इंडक्टिव अप्रोच पे फोकस करना चाहिए। अगर हम इंडक्टिव अप्रोच पे जा रहे हैं तो हमने बच्चे को वो ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए। किसी का माइक ऑफ ऑन है सर, ऑफ कर लीजिए। ओके, थैंक यू। सो हमें उस अप्रोच पे जाना है जहां पे हम बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी दें कि वो खुद चीजों को एक्सप्लोर करे और उन चीजों को वो खुद से एक्सप्लोर करके जब वो सीखेगा तो वो लर्निंग जो होगी वो रिलेटिवली परमानेंट होगी। तो हम हमेशा सपोर्ट करते हैं डिडक्टिव अप्रोच को छोड़ के हमें इंडक्टिव अप्रोच को अपने क्लासरूम में जाना चाहिए। जब बच्चे ने उन ट्रायंगल्स को मेजर किया, मेजर करने के बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि हाँ जितने भी तरह के ट्रायंगल्स थे उन ट्रायंगल्स में अभी भी हमारे साथ जो है अगर हम समरी निकालें तो वो हमारी समरी ये निकल के आ रही है कि उनके सारे एंगल्स सम अप करने पे 180 डिग्री ही हो रहा है।
तो ये जो अप्रोच है ये बच्चे को खुद, क्योंकि उसने खुद वो प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया है, उसने खुद वो रूल इस्टेब्लिश किया है, तो उसके लिए वो एक्सपीरियंस रिलेटिवली परमानेंट होगा इन कंपैरिजन टू अदर सिचुएशन। अगर मेरी आवाज नहीं आ रही होगी तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि अभी मैं मोबाइल नेटवर्क पे ही हूँ, तो फिर मैं स्विच ओवर करूंगी, अदरवाइज मैं इससे कंटिन्यू करूंगी। मैडम अभी एम आई ऑडिबल? यस मैम आवाज आ रही है। Okay, okay. Thank you so much. Next step is explain. Students explain the phenomena, new knowledge is gained and applied. अगर हम डाइवर्जेंट प्रोडक्शन एबिलिटीज की बात करते हैं तो वहां पे एक टर्म आता है इलेबोरेट। इलेबोरेट का मतलब ये है कि जो भी नॉलेज आपके पास है उस नॉलेज को आप किस तरह से आगे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर हम डाइवर्जेंट प्रोडक्शन एबिलिटीज की बात करें तो ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलेबोरेशन। जब तक आपके अंदर उस नॉलेज को इलेबोरेट करने की एबिलिटी नहीं अगर हमने डेवलप करी तो आपकी वो लर्निंग जो स्टेबल नहीं होगी, रिलेटिवली परमानेंट नहीं होगी। डिटेक्टिव, अच्छा कोई क्वेरी है? डिटेक्टिव अप्रोच, डिटेक्टिव नहीं, ये डिडक्टिव अप्रोच है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव अप्रोच का मैंने बताया कि आपने पहले स्टूडेंट्स के सामने एग्जाम्पल्स रखे, उन्होंने उस पर काम किया और कोई एक रूल तक पहुंचे, कंक्लूड किया उन्होंने। बट सेकेंड वन इज डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच क्या है? हम क्लास में घुसे और हमने सबसे पहले एक रूल बता दिया, जैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम बता दी बच्चे को, ए बी प्लस बी सी डी इज इक्वल टू दिस, या हमने बता दिया कि जो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग है, टोटल सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और उसके बाद हम बच्चे से कह रहे हैं कि आप इसको करके देख लीजिए। अब बच्चा पैसिव है, वो करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो ना करे, क्योंकि अब उनके टीचर ने बता दिया तो वो सही बताया होगा। तो टीचर ने वो एक रूल आकर के क्लास में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर दिया और उसके बाद वो नॉलेज बिल्डअप हो गई। सो दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज डिडक्टिव अप्रोच। हमें अपनी क्लासरूम में इससे बचना चाहिए। अगर इंडक्टिव अप्रोच के थ्रू चलेंगे तो जो नॉलेज होगी वो रिलेटिवली परमानेंट होगी। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। जब आप अभी तक बड़ा अभी आफत मची हुई है इवैल्यूएशन को लेके कि हम कौन सा एग्जाम कराए, ओबीई हो रहा अगर डीयू में शुरू हुआ तो उसमें बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग कि ये कैसा एग्जाम हुआ, कैसे कराने हैं, कैसे नहीं कराने हैं। क्या ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है? हमने जैसे अपने एकेडमिक करियर में कितने एग्जाम दिए होंगे, 30-35 बार तो एग्जाम दिए ही होंगे, हाफ ईयरली एनुअल मिला के। हमें कितने एग्जाम्स याद रहते हैं? नहीं। लेकिन कुछ भी नहीं याद रहता है, बस हमें वो एक्सपीरियंसेस अपने एकेडमिक करियर के याद हैं जो हमें लाइव एक्सपीरियंसेस दिए गए थे। अगर आप कहीं फील्ड विजिट पे गए, आपने कोई लाइव एक्सपेरिमेंट किया, कहीं आपने कुछ नॉलेज कंस्ट्रक्ट करी, तो वो चीजें आपको ज्यादा याद हैं रादर देन कि अगर आपने केवल एक डिडक्टिव अप्रोच में क्लास में आए टीचर, उन्होंने इंस्ट्रक्ट कर दिया, आपने नोट डाउन कर लिया, एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर लिया, वहां पे एग्जामिनेशन में रिप्रोड्यूस कर दिया, आपको मार्क्स मिल गए। इवन अभी तो हमारे जो मार्कशीट पे पेपर्स के नाम होते हैं, उन पेपर्स के नाम भी नहीं याद होते हमें कि हमने कौन कौन से पेपर्स पढ़े। ठीक, तो दिस इज अबाउट द अप्रोच, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग। एज अ टीचर वी शुड फॉलो इंडक्टिव अप्रोच एट द प्लेस ऑफ डिडक्टिव वन। इज इट क्लियर नाउ? Okay, I am continuing. So elaborate is student apply and extended. Last step is of cycle is evaluate. That is, students reflect on their knowledge and the learning process assessment. Evaluation is very helpful in making new strategies for further learning. तो इन 5 स्टेप साइकिल से हो करके आपका जो ओवरऑल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से जो concepts that PhD
जब हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात कर रहे हैं तो इन 5 साइक्लिक स्टेप्स से होकर के हम अगर अपनी लर्निंग प्रोसेस को इंश्योर करते हैं तो नो डाउट वो क्या होगी, इफेक्टिव होगी अगर हम इन चीजों को कंसीडर करें। अब अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, हमें वो कौन कौन से चीजें हैं, कौन कौन से एरिया हैं जिनको कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर समझने की जरूरत है। तो पहला एस्पेक्ट जो है दैट इज कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म एंड सेकंड वन इज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। नाम से ही क्लियर है कि अभी हमने पहले जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, हर एक इंडिविजुअल का अपना होगा मेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसे अपनी स्कीमा को ऑर्गेनाइज करेगा, दैट इज ऑफ कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। और जब कोई भी नॉलेज सोशली कंस्ट्रक्ट की जाएगी सो दैट इज ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म is also called as individual constructivism, emphasizes on individual internal construction of knowledge. It's based on Piaget theory. अभी हम डिस्कस करेंगे Piaget theory क्या है। And learners should be allowed to discover principles through their own exploration rather than direct instruction by the teacher. यहाँ पे भी वही बात कही जा रही है कि इंडक्टिव मेथड यूज करना चाहिए। लर्नर को अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो अपने ओन एक्सप्लोरेशन करे rather than direct instruction by the side of teacher. According to Piaget, these are 4 specific stages, age-specific stages related with cognitive constructivism. सबसे पहली स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज। गैने की हायरार्ची मैंने आप लोगों को बताई थी, वहां पे उन्होंने 8 स्टेप में क्लासिफाई किया था कि किस किस स्टेज पे किस तरह की लर्निंग होती है। पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जहां पे सबसे पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। ये 0 to 2 इयर्स के लिए होती है। यहाँ पे द इन्वायरमेंट इज एक्सपीरियंस थ्रू 5 सेंसेस ओनली। जो फील किया बस उतना ही एक्सपीरियंसेस है, उसके आगे कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, चेनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी एबिलिटी नहीं डेवलप हुई होती है। सेकेंड स्टेज इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये जो स्टेज है पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ये हमें इसलिए समझनी है, मैं बार बार इम्फेसिस कर रही हूँ कि जो हम एक्सपीरियंसेस प्लान करें, पहली स्लाइड की बात करती हूँ फिर से, कि जो हमारे एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम है, आप जो अपनी एक्सपेक्टेशन रखिए वो रियल बिहेवियरल आउटकम में कन्वर्ट हो पाए, इसके लिए ये जरूरी है कि आप बच्चे की एबिलिटीज को समझ लीजिए। आप किस एज ग्रुप के बच्चे को डील कर रहे हैं और उसकी क्या एबिलिटीज हैं, उस हिसाब से ही अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन प्लान करेंगे और उस हिसाब से ही एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करेंगे तो नो डाउट लर्निंग इफेक्टिव होगी। सो सेकेंड स्टेज इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 to 6 ईयर। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है, थिंकिंग की प्रोसेस थोड़ी थोड़ी सी स्टार्ट हो जाती है। थर्ड वन इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 to 12 ईयर को बोला। यहाँ पे भी थिंकिंग है बट रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट यहाँ पे डेवलप नहीं हुई होती है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट को मैं कैसे समझाती हूँ, जैसे अगर आपने बच्चे के सामने 2 स्टिक्स रख दी, बराबर साइज की स्टिक है, एक को आगे करके रख दिया और एक को पीछे करके रख दिया। आपने पूछा बच्चे से कि ये दोनों में कौन सी बड़ी है, तो वो जो आगे करके रखी हुई है उसको तो क्या कहेगा, बड़ी है। या पहले मैंने जो एग्जांपल बताया था कि आपने एक फ्लैट प्लेट में मिल्क का कोई वॉल्यूम डाल दिया और एक ग्लास में मिल्क का कोई वॉल्यूम डाल दिया, अब पूछा तो वो ग्लास वाले को बताएगा। क्यों? क्योंकि इस स्टेज तक रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट डेवलप नहीं हुई होती है। वो उन चीजों को रिवर्स करके नहीं सोच सकता कि हाँ ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं। ओके, लास्ट स्टेज इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये आफ्टर 12 इयर्स अटेन हो पाती है, जहां पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, डिफरेंट रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, ये सारी बातें वहां पे डेवलप हो जाती हैं। तो जब भी हम हायर मेंटल एबिलिटीज की ट्रेनिंग की बात करें तो उस समय हमें ये तैयार होना चाहिए कि बच्चे ने अपना प्रॉपर कॉग्निटिव डेवलपमेंट अटेन कर लिया है और आफ्टर 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग ही हम उससे क्या कर सकते हैं, सॉरी 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग नहीं, आफ्टर क्रॉसिंग द एज ऑफ 12 ईयर हम उससे ये चीजें, ये एबिलिटीज की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब जो पियाजे की थ्योरी थी, पियाजे ने जो अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी, उस थ्योरी को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट वन इज एसिमिलेशन, सेकेंड स्टेज इज इक्विलिब्रेशन, थर्ड वन इज फेसिंग न्यू सिचुएशन, देन it converted into disequilibrium state,
and then it is accommodation and it ends again in assimilation. तो ये है क्या? assimilation, equilibration, accommodation, इसको हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं। अब पियाजे ने अपनी थ्योरी में ये बताया कि एवरी इंडिविजुअल, अभी हम कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे हैं, तो हर एक इंडिविजुअल का अपना एक पैटर्न होता है कि वो कैसे अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेगा, और उस इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने के तरीके को हम कहते हैं इट इज स्कीमा। एक वर्ड आता है स्कीमा, तो स्कीमा क्या है? स्कीमा इज पैटर्न ऑफ मेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपके पास एक रूम सेटअप करना है, सारी सामान दी हुई है रूम के लिए कि ये चीजें आपको इस रूम में रखनी है, हर एक इंसान अलग तरीके से उसको अरेंज करेगा। कोई एक चीज इधर रखेगा, कोई दूसरा उधर रखेगा। इंडिविजुअल सबकी चॉइस है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, अपनी एबिलिटीज है, उस हिसाब से सबके एस्थेटिक सेंस है, उस हिसाब से अपनी एबिलिटी के हिसाब से उन चीजों को वो अरेंज करेंगे। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन, नई इंफॉर्मेशन जो बच्चा फेस करता है, उसको अपने मेंटल ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से रखता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्कीमा फॉर्मेशन। Is it clear? What is a schema? It is simple organization of new experiences in your old experiences. यहां से समझते हैं what is assimilation. पहला वर्ड है assimilation क्या है? सपोज एक बच्चा है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेज में है, उसको कुछ बुक्स मिली स्कूल से, उसने उन बुक्स को देखा, उसमें डी फॉर डॉग बना था, और जो हमारी बुक थी वो 2 डायमेंशनल होने की वजह से जो हमें बाहर से डॉग की पिक्चर दिख रही थी, उसमें मे बी कि 3 ही पैर दिख रहे हों, क्योंकि मान लिया 4 पैर नहीं दिखते, एक पैर पीछे छुप गया, 3 बनाया उन्होंने, जैसे भी पिक्चर है, तो डॉग की 3 पिक्चर दिख रही है। उसने, बच्चे ने डी फॉर डॉग सीखा, डॉग की पिक्चर देखी। अब डॉग की पिक्चर में उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो छुएंगे तो फरी होगा, ओके, या डॉग में ये भी नहीं दिखाई दे रहा है पिक्चर में उसको कि वो बार्क करता है, उसके अंदर एबिलिटी है बार्क की। उसने वो चीजें सीख रहा है धीरे धीरे, अपनी मेंटल डेवलपमेंट के स्टेज पे है, और उसने किताब में देख लिया कि ये डी फॉर डॉग है। उसने और भी देखा, सी फॉर कैट भी देखा, तो उसको सी फॉर कैट और डी फॉर डॉग कुछ कुछ जो भी समझ में आया, उसने अपना मेंटल स्कीमा बना लिया। ए फॉर एप्पल पढ़ लिया, बी फॉर बॉय पढ़ लिया, वो देख के अपना मेंटल स्कीमा बना रहा है धीरे धीरे। एक दिन वो पार्क में जाता है अपने फादर के साथ, और वहां पे लाइव डॉग देखता है, ओके। उसके फादर बताते हैं कि हाँ ये डॉग है। यहां पे आपको ये चीज समझनी है कि जो आपका रोल है टीचर का, वो टीचर का रोल फैसिलिटेटर है, और बच्चा अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। आप देखिए कि कैसे कंस्ट्रक्ट करता है। उसके पास एक एग्जिस्टिंग स्कीमा था अबाउट डी फॉर डॉग। वो अपने पेरेंट्स के साथ जब पार्क में गया, उसने वहां पे लाइव डॉग देखा, तो हुआ क्या? एसिमिलेशन क्या हो रहा है? The parent affirms and reinforces the new information. Assimilation is occurring. Disequilibrium resolves. Schema is organized to incorporate new information. क्या हुआ? जैसे ही उसने डॉग को देखा तो उसको सबसे पहले 3 से 4 पैर दिख गए। उसने किताब में 3 पैर देख के रखे थे, तो जो पहले वाला 3 पैर वाला स्कीमा था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। दैट वेरी स्टेज इज कॉल्ड डिसइक्विलिब्रियम। आपने इक्विलिब्रियम खो दिया। उसके बाद सो डिसइक्विलिब्रियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेनिंग न्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अगर कहते हैं ना कि नो स्टडी नो कंफ्यूजन, अगर हमने अपने ओपन नहीं रखे चैनल और हमने चीजें नहीं ऑब्जर्व करी, तो हमारे अंदर डिसइक्विलिब्रिएशन का आएगा ही नहीं, और डिसइक्विलिब्रियम अगर नहीं आया तो हम फिर आगे कुछ सीख भी नहीं सकते नया। बच्चे ने जैसे ही डॉग देखा तो उसको 4 पैर दिख गए, तो उसने फिर से अरेंज किया कि ओ माय फादर इज टेलिंग दैट दिस वन इज डॉग, सो मे बी डॉग 4 पैर हैं, एक पूंछ है, कान वहां पे इमेज में हो सकता है एक कान दिख रहा होता उसको, फिर अभी उसको 2 कान दिख गए। उसने अपने स्कीमा को रीऑर्गेनाइज किया। तो जितनी नई इंफॉर्मेशन उसको डॉग के बारे में दिखाई पड़ी और फादर ने दूर से बता दिया कि हाँ ये डॉग है, उसने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया। अभी तक डॉग ने बार्क नहीं किया है, और ना तो फादर ने बताया, वो अभी चल रहा है, हो गया, उसने देख लिया। फिर से उसने न्यू ऑर्गेनाइजेशन किया स्कीमा का, और फिर से उसने डिसइक्विलिब्रियम को खत्म करके इक्विलिब्रियम की स्टेज अटेन कर ली। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। आर यू गेटिंग एनी कंफ्यूजन? मैं बढ़ती हूँ आगे, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप चैट बॉक्स में कम्युनिकेट करिए। नेक्स्ट, एसिमिलेशन कैसे आगे हो रहा है?
आगे गए तो कुछ और फीचर्स उसको दिखे. While the child is in a state of disequilibrium, he or she is actively constructing meaning. He or she is building internal schema or adding information to the existing schema. The child seeks reinforcement from the parent. Parent ने confirm किया कि हाँ ये बातें हैं, तो उसको reinforcement मिला. So what is constructivism here? Building knowledge to eliminate disequilibrium. वो जो डिसइक्लिब्रियम हुआ था, जो एक हलचल हुई थी स्कीमा में, उसको खत्म करने के लिए फॉर अटेनिंग स्टेज ऑफ इक्लिब्रियम, जो उसने नॉलेज बनाई, उसको ही हम क्या कह रहे हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म कह रहे हैं. और ये एक बच्चे ने खुद करी है. नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं. फिर से क्या हुआ? डिसइक्लिब्रियम कैसे अटेन हुआ? अभी उसने डॉग का बार्क करना सुन लिया. उसने कहा ओ, मतलब डॉग ये भी है कि पहले तो उसके 2 कान थे, 4 पैर थे, टेल थी, समझ लिया उसने, फरी था. ओके. उसके बाद उसने देखा कि अरे ये तो इस तरह से आवाज प्रोड्यूस करता है. दिस इज अ स्पेसिफिक साउंड फॉर बार्किंग बाय द डॉग. फिर मान लिया वो पास आ गया, उसने उसको लिख किया, तो उसको ये भी समझ में आ गया कि हाँ ये भी हो सकता है. उसने अपने स्कीमा को फिर से ऑर्गेनाइज किया, कुछ चीजें उसमें फिर से ऐड करी, और फिर से उसने डिसइक्लिब्रियम की स्टेज को खत्म करके इक्लिब्रियम अटेन कर लिया. आगे चलते हैं. अब वहीं पार्क में एक दिन घूमते घूमते उसको एक बिल्ली दिखाई दे दी. अब बिल्ली को वो ऑल ऑफ सडन देखते ही उसके बाद फिर से उसको क्या हुआ? डिसइक्लिब्रियम हो गया. उसको लगा कि ओह ये छोटे साइज का डॉग है क्या. तो उसने कंफर्म किया कि हाँ भाई, इसको 2 कान भी हैं, पैर भी हैं, फरी भी है, टेल भी है. सारी चीजें उसको मिल रही थी. उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये बिल्ली है या किस तरह का कुत्ता है या क्या है. वो नहीं जानता था बिल्ली के बारे में. अभी उसने देखा कि जो उसका साउंड था, डिसइक्लिब्रियम हुआ. अब उस डिसइक्लिब्रियम को उसको फिर से एक नई इंफॉर्मेशन के साथ अकोमोडेट करना है. ओके. तो अकोमोडेशन कैसे वो करेगा? जब उसको डिसइक्लिब्रियम को खत्म करना है और फिर से इक्लिब्रियम के स्टेट में आना है. उसने जैसे ही देखा कि उसके साउंड में म्यू की साउंड है, उसने डिस्क्रिमिनेट कर लिया है कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डॉग एंड कैट. कैट क्या है? डॉग क्या है? बार्क कर रहा था, और ये क्या कर रही है? म्यू कर रही है. एक डिफरेंस उसने आइडेंटिफाई कर लिया और अकोमोडेट करा अपने दिमाग में कि हाँ दिस वन इज डॉग एंड दिस वन इज कैट. देन उसने थोड़ी देर बाद देखा कि कैट जो है वो पेड़ पे चढ़ गई. तो उसने फिर से ये देखा कि उसके लिए कैट के लिए एक नई उसने सीरीज बनाई, 4 legs, ईयर्स, टेल, म्यू, फरी, लिक, क्लाइंब. तो यहाँ पे म्यू और क्लाइंब जो है वो डिफरेंट अकोमोडेट किए गए क्वालिटीज फॉर कैट एट द प्लेस ऑफ बार्क एंड नॉट एबल टू क्लाइंब. ओके. तो ये सारी चीजें जो थी, इस तरह से वो एक अपनी नई नई इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर रहा है, और उस ऑर्गेनाइज करते हुए इंफॉर्मेशन को वो उस स्टेट को ऑर्गेनाइज करता है और नए कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज पे आता है. अब मैं इसको फिर से आपको शो कर रही हूँ. आप देख लीजिए कि एसिमिलेशन क्या है. सिंपल. फिर उसके बाद से इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है, न्यू सिचुएशन होती है, डिसइक्विलिब्रियम होता है, उसमें नई इंफॉर्मेशन, नए स्कीमा को अकोमोडेट किया जाता है. जो पुरानी चीजें हैं हम स्किप कर गए थे, उन चीजों को फिर से हम अकोमोडेट करते हैं, और उसके बाद ये एक साइक्लिक प्रोसेस में कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमेशा होता रहता है. और यहाँ पे एक चीज जो हमने देखी, वो हमने ये देखी कि यहाँ जो टीचर है, वो टीचर हमेशा क्या है? एक फैसिलिटेटर के रूप में है, और जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है लर्निंग में, वो जो करना है वो एक स्टूडेंट को करना है. टीचर का यहाँ पे कोई भी रोल खास नहीं होता. उसको केवल वो इन्वायरमेंट देना है जहां पे वो अपनी चीजों को एक्सप्लोर कर पाए. कोई क्वेरी तो यहाँ है नहीं, वैसे मुझे नहीं दिख रही. और अच्छा, स्कीमा, हाँ, SCHEMA यहाँ पे लिख भी दी गई है, किसी ने लिख भी दिया स्कीमा की मीनिंग. मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो शो करती हूँ जिसको कि आप देख सकते हैं. इसके लिए पहले मैं निकल सकती हूँ.
हम इसको स्किप करते हैं। अभी क्या विजिबल है आपको? यस मैम। चलिए, ये ले नहीं रहा है, मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप लोगों को पावर पॉइंट की स्क्रीन ही दिख रही है या ब्राउजर दिखने लगा? मैम ब्राउजर दिख रहा है, rtmnu.webex वाला। ओके। मैम यूट्यूब पे है वीडियो। मैं इधर से वो कर देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। अभी पीपीटी दिख रहा है मैम। हाँ, एक्चुअली मुझे लग रहा है ना कुछ कनेक्टिविटी का ही इशू है। जस्ट वेट अ मिनट। स्टॉप शेयरिंग, शेयर। I think now it's visible. Yes, yes. Accommodation, and schema. I'm at the PHA stages of cognitive development put forth by the Department of Educational Psychology and Instructional Technology at the University of Georgia. A schema represents one's understanding of how something works or what something is. So here we have an initial schema. Child begins to develop an understanding of what a dog is from a picture book, and the parent reads, and this is what a dog looks like. Then the schema is forming. The child experiences disequilibrium. The child is actively constructing a schema about dogs. The child assimilates information and returns to a state of equilibrium. The child is thinking dog, ears, forelegs, tail. The assimilation process continues. The child expands understanding what a dog is by observing one at a park. The child checks, yes, the dog has ears, 4 legs, and a tail. This animal must be a dog. Then the animal barks. The child experiences disequilibrium. The child's schema about dogs does not include barking. Then, in petting the animal, the child notes that it's furry. The assimilation process is continuing. The child experiences disequilibrium. The child's schema about dogs does not include fur. Then, the child's licked by the dog. The child again experiences disequilibrium. The child's schema about dogs does not include licking. So as part of this assimilation process, the child is in an experience of disequilibrium. Here's this animal that barks, is furry, and looks. Is it actually a dog or not? It does have the ears, the 4 legs, and a tail. So the child confers with the parent. It says, dog. So while the child is in a state of disequilibrium, here she is actively constructing meaning. Here she is building an internal schema or adding information to the existing schema. The child seeks reinforcement from the parent. The parent responds, dog. So the parent affirms and reinforces the new information. Assimilation is occurring. The disequilibrium resolves. The schema is organized to incorporate that new information. So to the characteristics of 4 legs, ears, and tail, the child adds barks, furry, and licks. And so assimilation has occurred and the child has returned to its state of equilibrium. Now we have accommodation. So now the child sees a cat in the park. A new schema must be formed to acknowledge this is a different animal, even though it has some of the same traits as a dog. So the child sees this animal walking around, goes down the checklist, 4 legs, ears, tails, hasn't heard hasn't heard any barking, appears to be furry, hasn't looked. This animal goes meow. Now we're in a state of disequilibrium. The animal is furry. The animal does lick, but it meows. Now, this animal is climbing up a tree. So the child is in disequilibrium and is actively constructing meaning. Here she asks the parent to assist this disequilibrium. Dog.
No, replies the parent, cat. So the child is in a state of disequilibrium. Parent provides feedback and reinforces, this is a cat. So now the child, process of accommodation, creates a new schema. So the child is in disequilibrium, here she's actively constructing meaning. This new schema says cat, 4 legs, ears, tail, meows, furry, licks, and climbs. Accommodation has occurred. The child returns to a state of equilibrium. A schema about cats has formed. All right, so hopefully that was a good illustration for you of schema, assimilation, and accommodation. And again, I want to thank the people who put together this presentation that I was able to share with you. I think it is now clear process of what is the process of schema and schema organization, and what is accommodation, assimilation, and stage of equilibrium and stage of disequilibrium. Ma'am, I think if there's one question in chat box. Okay, can you give any more example of cognitive constructivism for higher education means for UG students? हाँ, जब भी हम कोई भी नए कंसेप्ट की बात करते हैं, तो जैसे हमें देखने को ये लग रहा होगा कि हम एक छोटे बच्चे का किस तरह से स्कीमा ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो हम उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं. आप एक थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, मैंने अपने पहले एक जगह पे एक एग्जाम्पल लिया था कि हम सेल की बात करते हैं, और सेल को हम क्लास 5th स्टैंडर्ड में भी बताते हैं, फिर 9th to 12th में भी बताते हैं, ग्रेजुएशन में भी बताते हैं, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी बताते हैं. दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्कीमा ऑर्गेनाइजेशन. हमें जो सेल के बारे में पोस्ट ग्रेजुएशन में बताया जाता है, या जो भी आपका, क्योंकि आप लोग लाइफ साइंसेस से हैं तो आप डिफरेंसेस समझ पा रहे होंगे, जब आप उसको थोड़ा सा अपने पिछले वाले जो आपने क्लास 8th में सेल पढ़ी थी उससे कंपेयर करते हैं, तो आपको पता चलता है ना कि हमें अपने स्कीमा में कितनी चीजें और भी ऑर्गेनाइज करनी थी. तो एज अ टीचर वी आर प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंसेस फॉर व्हाट, फॉर accommodation and making new schema about any concept. अभी मैं आपको ये बात कर रही हूँ कि एक ही कंसेप्ट है, उसके लिए आप डिफरेंट स्कीमा बनाते हो. आपने क्लास 5th में कुछ बनाया था, 12th में कुछ बनाया, फिर ग्रेजुएशन में जब सेल पढ़ा तो कुछ बनाया, जब पोस्ट ग्रेजुएशन में एक पूरा का पूरा पेपर ही सेल पढ़ने को समझ में आया, तब हमें समझ में आया कि हाउ कॉम्प्लेक्स दिस वन सेल इज. नहीं तो पहले तो लगता था कि बस सेल तो बहुत छोटी सी चीज है, और 2-3 क्वेश्चन उसमें पढ़ लेने होते थे. किसने डिस्कवर किया? मधुमक्खी के छत्ते जैसे होते हैं, दैट्स इट. फिर वो मधुमक्खी का छत्ता जब पोस्ट ग्रेजुएशन में हम पहुंचते हैं तो वो क्या अटेन करता है, हमारे कितने स्कीमा मॉडिफिकेशन होते हैं, आप इसको रिलेट कर सकते हैं. तो हम किसी भी स्टेज पे हैं, एवरी टाइम वी आर मॉडिफाइंग अवर स्कीमा. एक छोटा सा और एग्जाम्पल बताती हूँ, शायद ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो. आपने कभी क्या अपनी स्टडीज के ड्यूरेशन में ये किया कि जैसे मान लिया नेक्स्ट क्लास में गए, वहां पे जब हमने सिलेबस देखा तो सिलेबस के बाद हमें लगा कि नहीं, ये तो हमने कुछ कुछ चीजें पिछले वाले में भी पढ़ रखी हैं वहां पे, तो आप अपने वो पिछले साल वाले नोट्स ढूंढते हो कि आपने उसके लिए क्या किया था, क्या लिखा था, क्या बनाया था. तो पुरानी चीज से आप नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हो, जबकि वो वहां पे आपको कुछ चीजें उसमें और ऐड करनी. तो आपको ये लगता है कि चलो इतना तो मुझे पहले से आता था, अब मुझे ये चीजें बस खाली इसमें ऐड कर लेनी है जो नई नॉलेज दी जा रही है. इज इट क्लियर? अगर आपको समझ में आ गया हो तो मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करिए, और फिर हम आगे चलते हैं. अपने प्रेजेंटेशन को मैं शेयर कर. यस मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच. आगे चलते हैं. मैंने लाइफ साइंस का एग्जांपल इसलिए आपको बता दिया है क्योंकि आप लोग ज्यादा लोग लाइफ साइंस से हो. मैडम से भी मैंने आपके पूछा है. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. तो मुझे लग रहा है कि ये पियाजे का जो एक्सपेरिमेंट था कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, जो एक्सप्लेनेशन था, वो सबको समझ में आ गया होगा. देन वी आर टुवर्ड्स सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म. सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये एक चीज ये बताता है कि बच्चे के अंदर सारी एबिलिटीज हैं. अब एज ए टीचर आपका रोल क्या होना चाहिए? तो व्हाट इज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म? It exists in a social context and is initially shared with others instead of being represented
solely in the mind of an individual based on Vygotsky theory. अब पियाजे के बाद वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में, ये हमें थोड़ा सा देख लेना है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए हमें ये एक मॉडल सफिशिएंट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। होता क्या है, जो आपको वॉयलेट कलर से एरिया दिख रहा है वो एबिलिटीज हैं किसी भी लर्नर की जो आपके क्लास में है, जिसको आप बिना किसी असिस्टेंस के अचीव कर सकता है। वो उसके अंदर वो एबिलिटीज हैं, वो उसने एज, मान लिया वो यूजी का स्टूडेंट है, तो बहुत जगह यूजी के स्टूडेंट ये भी होते हैं क्लास अटेंड नहीं करते तब भी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं, वो खुद भी काम कर सकते हैं अगर आपकी क्लास नहीं भी अटेंड कर रहे हैं तो भी। सो ये वो एबिलिटी एरियाज हैं वो जो हैं जो उसने स्टूडेंट ने खुद अटेन कर लिया बिना किसी असिस्टेंस के। नेक्स्ट जो एरिया है जिसको हम ये बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जब आप लर्नर को स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, एक वर्ड आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब है कि आप एक तरह से सहारा दे रहे हैं। मान लिया कि एक बच्चा है, उसको अलमारी के ऊपर की कोई चीज सामान रखी हुई है, वहां तक उसकी हाइट नहीं है, नहीं पहुंच रही, तो आपने उसको एक छोटा सा स्टूल दे दिया इन फॉर्म ऑफ स्कैफोल्डिंग। अब वो उस स्टूल पे चढ़ के उस सामान को उतार सकता है। तो आपने उस लर्नर को कुछ अगर एज ए टीचर हेल्प कर दी, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर दी, तो वो अपनी एबिलिटीज जो थी, जो अनअसिस्टेड जितना अचीव कर सकता था, उससे वो ज्यादा अचीव कर सकता है। और अभी हमारा यही चैलेंज है। हम लोग क्या सोचने लग पड़े हैं कि क्या ऑनलाइन क्लास से हमारी रेगुलर क्लासरूम टीचिंग खत्म हो जाएगी, या जैसे हम मूडल प्लेटफॉर्म पे लेक्चर अवेलेबल हैं तो क्या आगे हमारा लाइव लेक्चर का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा, हम रिप्लेस हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आपने अपनी असिस्टेंस को, आपने अगर एक लेक्चर एक बार लिया तो मे बी कि उस लेक्चर के बाद आप उसमें कुछ नए एक्सपीरियंसेस भी जोड़ सकते हैं। और आप ये मानते होंगे कि आप जितने सेशन जहां पे पढ़ाते हैं, जो करते हैं, आपके साथ उतने नए इंटरेक्शन होते हैं, उतनी नई चीजें आपके नॉलेज में ऐड होती हैं। तो आपका जो प्लेस है वो ये डिपेंड करता है कि आप स्कैफोल्डिंग किस तरह से प्रोवाइड करेंगे। ऐसे बच्चे आपको एज अ सब्स्टिट्यूट ना लेकर के आपकी जरूरत उनको हो और आप उनकी क्लास में इंटरैक्टिव वे में रहें और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करें। सो ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो बच्चा उस फैसिलिटेटर, जो टीचर है क्लासरूम में या कोई भी सोसाइटी में इंडिविजुअल है, कभी जरूरी नहीं कि हमेशा टीचर ही हो। इस समय तो आपका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर क्या बना हुआ है? यूट्यूब बना हुआ है। कोई भी चीज आपको सीखनी है आप वहां से सीख सकते हैं। कोई भी ऐसा फैसिलिटेटर मीडियम, किसी दूसरे से, कोई भी एल्डरली वन आपके सोसाइटी का जो आपको उसके बारे में डायरेक्ट कर सके, तो उससे जो आप अटेन कर पाते हैं वो आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। और उसके बाद कुछ ऐसे भी एरियाज होते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के आउट ऑफ रीच भी चीजें होती हैं। हुआ क्या, एज अ टीचर हमने क्लासरूम में बोला कि तुम तो कुछ कर ही नहीं पाते हो, और वो देखो जो दूसरा वाला स्टूडेंट है वो कितना अच्छा कर रहा है। या एज ए पेरेंट्स हम कहते हैं कि बगल में शर्मा जी के बच्चे ने तो ये कर लिया, तुमने ये नहीं करा। तो हमें ये भी पता होना चाहिए एज अ टीचर और एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी और एज ए पेरेंट कि हर एक इंडिविजुअल की एबिलिटीज अलग हैं और उनका जो काम करने के जो टेंडेंसीज हैं, कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जो उनके आउट ऑफ रीच भी होते हैं। तो हम हर एक बच्चे से मल्टीटास्किंग होने की एक्सपेक्टेशन ना रखें तो ज्यादा बेटर होगा। आगे मैं अभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए जो एनपीसी है उसमें कुछ बताऊंगी कि मेंटल एबिलिटीज का एक फिक्स पैटर्न है कि अगर हम अपने कहीं पे भी किसी पॉपुलेशन में देखते हैं तो हमें 68% पॉपुलेशन जो होते हैं वो विद एवरेज मेंटल एबिलिटी के मिलते हैं, एंड 16% पॉपुलेशन अबव एवरेज मेंटल एबिलिटी की होती है, एंड 16% पॉपुलेशन बिलो एवरेज मेंटल एबिलिटी की होती है। तो एज ए टीचर हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे क्लासरूम में 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो उनमें से 16 जो है वो अबव एवरेज है, 16 बिलो एवरेज हैं, और 68% जो है वो कैसे हैं? एवरेज टाइप के स्टूडेंट्स हैं। और हर एक इंडिविजुअल की एबिलिटीज क्या है? डिफरेंट है। अब हम आ रहे हैं, आई थिंक ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म समझ में आ गया होगा। और सोशल इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो फैसिलिटेटर वो मदद कर रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में। और इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं और उनको हमें एजुकेशन में कैसे देखना है। अभी मैं पहली स्लाइड में जब ये बात कर रही थी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और ये साइंटिफिक
साइंटिफिकली प्रूव्ड है, तो आप एज ए टीचर अपने क्लास के हर एक बच्चे से ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सब कुछ एक ही जैसा करेंगे? तो जब आपके अंदर वो एबिलिटीज ही नहीं है, उतनी ही लिमिटेड अमाउंट है, कुछ ऐसे एरिया हैं जो आउट ऑफ रीच है, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी वैसी ही होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि एक काम में, मान लिया एक बच्चा मैथमेटिक्स में नहीं आगे है ना, तो मैथमेटिक्स में उसकी एबिलिटी उस काम के लिए आउट ऑफ रीच है, लेकिन हो सकता है कि वो पेंटिंग में बहुत अच्छा हो सकता है वो डांसिंग में बहुत अच्छा हो सकता है वो एक अच्छा, उसके अंदर लीडरशिप एबिलिटी बहुत अच्छी हो। तो एज अ टीचर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई different areas where you can provide scaffolding for proper nurture and for proper development of that very student. आप क्या करते हो एज अ टीचर? आपको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करनी है, वो केवल एक एरिया में। भाई हम साइंस में तुम 90% लाए हो, 90% वाले का तो अब कुछ नहीं होता, अब तो 100% वाला जाना है, तो वो केवल स्कैफोल्डिंग वहीं पे प्रोवाइड करेंगे, जबकि आपको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट एरियाज को एक्सप्लोर करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग लर्नर सिटिंग इन योर क्लासरूम। तो आप एक को साइंस में 100% स्कोर करवाइए, दो को स्कोर करवाइए, बाकी कोई दूसरा है जिसके अंदर लीडरशिप एबिलिटी है, कोई दूसरे एस्थेटिक सेंस हैं, कुछ म्यूजिक में अच्छे हैं, डांस में अच्छे हैं, पेंटिंग में, डिबेट में अच्छे हैं, उस डायरेक्शन में प्रोवाइड कराइए स्कैफोल्डिंग। कोई क्वेरी? तो कुछ कहना है? आई थिंक ऐसे ही माइक अनम्यूट हुआ है, तो आप अपना माइक म्यूट कर लें। Student is unique individual, different in cognitive and affective development, social maturity, ability, motivation, aspiration, learning styles, needs, interest and potential. ये different aspects हैं जिसमें हर एक individual differ करते हैं। Apart from this, there are other factors underlying student differences. These includes innate differences, intelligence, differences in intelligence, differences in social and other factors related with background and past learning experiences and other things also. According to Drever, James, variations or deviations from the average of the group with respect to the mental or physical characters occurring in the individual member of the group are called individual differences. अब ये individual differences जो हैं, इनको हम किस तरह से समझें और अपनी क्लासरूम में किस तरह से इस्तेमाल करें, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। एज ए टीचर जब हम क्लासरूम में होते हैं तो हमारा ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि हम एक कंटेंट एक तरीके से पढ़ाएंगे, सबको समझ में आ जाना चाहिए और सबको एक लेवल ऑफ अचीवमेंट पे जाना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अभी मैं आगे एक टॉपिक लर्निंग स्टाइल की बात करूंगी, तो लर्निंग स्टाइल में हम ये देखते हैं कि हर एक इंडिविजुअल की लर्निंग स्टाइल भी डिफर है। इससे पहले स्लाइड पे हमने ये भी कहा कि लर्निंग स्टाइल के बेसिस पे भी हर एक इंडिविजुअल डिफर करता है। अब अलग अलग लर्निंग स्टाइल है और आप एज अ टीचर एक ही तरीके से पढ़ाओगे, आपने बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना रखने का निश्चय किया हुआ है, तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर एक बच्चा उस लेवल को अचीव कर लेगा? तो ट्राई टू मेंटेन योर क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू नीड एंड डिफरेंसेस इन योर क्लासरूम। जितने ज्यादा वैरिड एक्सपीरियंसेस आप रखेंगे, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि हर एक लर्नर की नीड, उनकी लर्निंग स्टाइल, उनके इंटरेस्ट, उनको वो कैटर करे और फाइनली फिर हमारी लर्निंग जो होगी वो मैक्सिमम होगी हमारे क्लासरूम में। आगे आते हैं, वुडवर्थ ने क्या कहा? इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन ऑल साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, physical, mental abilities, knowledge, habits, personality and character traits. कौन कौन से इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं जो हमें क्लासरूम में स्टूडेंट्स के मन देखने को मिलेंगे? दैट इज फिजिकल डिफरेंसेस, आप सभी जानते हैं डिफरेंट हाइट्स, वेट, कलर के स्टूडेंट्स होंगे। डिफरेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं जिसमें ये बताया गया है कि मेल और फीमेल इंडिविजुअल डिफरेंट एबिलिटीज में अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम मोटर स्किल्स की बात करें, अगर जैसे मैंने अभी चलने का एग्जांपल बता रही थी कि चलना इज नॉट लर्निंग, बट जो डेवलपमेंटल स्टेज में जो फीमेल चाइल्ड होते हैं वो उनको जल्दी वो अटेन करते हैं, वो जल्दी चलने लगते हैं इन कंपैरिजन टू मेल चाइल्ड।
बहुत सारी एबिलिटीज हैं जिसमें एक डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रेन का और राइट हेमिस्फीयर में कुछ डिफरेंसेस होते हैं अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, और वहां से वो डिफरेंसेस गवर्न होते हैं जो लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करते हैं। ओके, तो ये भी डिफरेंसेस आपको क्लासरूम में देखने को मिलेंगे। डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस, आईक्यू, इंटेलिजेंस को मेजर करने की एक यूनिट होती है। आईक्यू हम सभी जानते हैं कैसे करते हैं, अभी थोड़ा सा बात करूंगी। और इंटेलिजेंस के बेसिस पे ही स्टूडेंट आपके अलग अलग होते हैं, और मैंने आपको अभी बताया भी था कि लगभग 68% एवरेज आईक्यू के होंगे, 16% अबव एवरेज एंड 16% ही बिलो एवरेज आईक्यू के बच्चे होंगे आपके पॉपुलेशन में। फिर डिफरेंसेस इन अचीवमेंट, अलग अलग एरियाज में अचीवमेंट है। आपको केवल साइंस में ही 100 में 100 करवाने हैं या मैथ्स में ही 100 में 100 करवाने हैं, बट उनके डिफरेंसेस हैं अचीवमेंट्स में। वो किसी दूसरे डायरेक्शन में ज्यादा अच्छा अचीव कर पा रहे हैं, आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं तैयार हैं, और दूसरा आप उस एरिया में स्कैफोल्डिंग भी प्रोवाइड करने के लिए नहीं तैयार हैं। इसीलिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, और स्पेशली कॉलेज टीचर से यहाँ पे मैं ये बात एम्फेसिस रखना चाहूंगी, इस समय बच्चा आपसे आपके सब्जेक्ट मैटर से ज्यादा आपकी स्कैफोल्डिंग को डिमांड करता है। आप उसकी एबिलिटीज को पहचानिए। सब्जेक्ट तो वो खुद भी पढ़ लेगा, आप एक बार उसको सिलेबस दे दीजिए। आजकल इतना मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है कि वो कर सकता है। वो आपके एक भी लेक्चर नहीं अटेंड करेगा तो भी वो अच्छे मार्क्स ले आएगा, क्योंकि अपना इवैल्यूएशन सिस्टम ही वैसा है। आगे अगर मौका मिला तो बात करेंगे हम लोग, क्योंकि हमने ही उसको बनाया है कि एक बच्चा जो हमारी क्लास रेगुलर अटेंड करता है वो भले पीछे रह जाए मार्क्स में, लेकिन जो हमारी क्लास कभी नहीं अटेंड करता है वो ज्यादा अच्छा अटेंड कर लेगा। हमारा सिस्टम है डेवलप किया हुआ इवैल्यूएशन का, सो कॉल्ड। तो डिफरेंसेस इन अचीवमेंट, एज अ टीचर एट द स्टेज ऑफ हायर एजुकेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट for to identify the area of achievements by any individual and to scaffold that very areas besides teaching basic concept of yours. Differences in motor ability, different motor abilities होती हैं, racial differences होते हैं, differences in interest, emotional differences होते हैं, personality differences होते हैं, और इन सब differences को अगर आप consider करके अपनी learning की situations plan करेंगे तो no doubt आपकी teaching learning process effective होगी। Then cause of individual differences क्या क्या है? हेरिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मेकअप। क्या है कि आप सिंपल जो चीजें देख सकते हैं कि जो ट्रेट्स हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, उनकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। आप अलग अलग, मैंने पहले भी बोला था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हेरिडिटी से आए हुए हैं उनको डेवलप होने के लिए भी आपको प्रॉपर इन्वायरमेंट भी देना चाहिए। एग्जाम्पल दिया था सेम और मटर का। अगर मटर का ही सेम बीज है, उसको आप एक जगह बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में नर्चर करें और एक जगह किसी दूसरे वर्स सिचुएशन में नर्चर करें, तो भी आपको उसी सेम सीड में ही डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ऐसा ही इंडिविजुअल डेवलपमेंट में भी है। अगर आप जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रॉपर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं, देन इट विल बी effective and give maximum development of any individual. Influences of caste, race and nation, sex differences, age and intelligence, temperament and emotional stability, economic condition and education. Other causes like interest, aptitude, achievements, sentiments, characters, educational and home background lead to individual differences among students sitting in your classroom. Okay. This one is normal probability curve for IQ. अगर हम IQ का कर्व प्लॉट करते हैं किसी भी पॉपुलेशन में तो इस तरह से कर्व देखने को मिलता है। इसमें जो बीच वाला एरिया है जिसको दो सेक्शन में दिखाया गया है 34.13%, 34.13%। अगर साइंस का उसका कोई होगा मैथमेटिक्स का तो वो इसको समझ रहा होगा। ये एक कर्व होता है, NPC बोलते हैं, बेल शेप्ड कर्व है, और इसको हम 6 सिग्मा एरिया में डिवाइड करते हैं। सेंट्रल पे जो लाइन है वो 0 को इंडिकेट करती है, और इससे एक साइड अगर हम जाएंगे तो हाई एबिलिटीज की तरफ हम बढ़ेंगे और दूसरे साइड जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो लो एबिलिटीज की तरफ बढ़ेंगे। तो जो ये 34.13 या 34.13 है 0 से दोनों साइड, ये आपके एवरेज मेंटल एबिलिटी के बच्चे होते हैं।
तो आपको इतने % स्टूडेंट हमेशा एवरेज मेंटल एबिलिटी के मिलेंगे। कहीं पे भी किसी भी क्लासरूम में आप ये अगर आईक्यू की टेस्टिंग करके देख सकते हैं। फिर आपको जो मैं बता रही थी 13.59 और इसको जोड़ दिया था मैंने 2.14 को, 2 सेक्शन होते हैं। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं वो बिलो एवरेज हैं और जो राइट हैंड साइड वाले हैं वो अबव एवरेज हैं। तो इसको हमें समझना चाहिए, और हम अगर एज ए टीचर इसको समझ रहे हैं तो हमें अपनी इंस्ट्रक्शन को प्लान करने में एक चीज का जो ध्यान रखना है वो ये करना है कि अगर हमारे क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं तो हमें अपनी इंस्ट्रक्शन किसके हिसाब से चलानी पड़ेगी, जो 16 तेज वाले हैं उनके हिसाब से भी नहीं चलानी है और जो 16 कमजोर हैं उनके हिसाब से भी नहीं चलानी है। हमें अपनी इंस्ट्रक्शन को प्लान करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटीज ऑफ एवरेज लर्नर सिटिंग इन द क्लासरूम, बिकॉज नंबर percentage of that very average ability students is very much high and it is approximately 70%. तो आप अपनी प्लानिंग 70% के हिसाब से कीजिए फॉर हायर। अब जब 70% के हिसाब से पढ़ाएंगे तो जो हायर एबिलिटी वाला बच्चा है वो पहले से ही नेट पे एक्सप्लोर कर चुका है, उसने समर वेकेशन में ही पूरा कोर्स खत्म कर लिया। जब वो आपके क्लासरूम में बैठा होगा देन वो आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा। एज ए टीचर हमें कभी कभी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्लासरूम में। और वहां पे एक बात और कहनी है, जब हम टीचर की बात करते हैं तो एक अच्छा टीचर तो वही होता है जो अपने एकेडमिक कैरियर में बहुत मेरिटोरियस ना रहा हो। तो उसका ठीक ठाक अच्छे से बनती है उसकी टीचिंग। अगर हम देखें तो सबसे इफेक्टिव होती है क्योंकि उसको पता होता है कि चीजों को समझने में देर भी लग सकती है। अब जब आप मान लिया एवरेज टीचर है क्लासरूम में और जब मेरिटोरियस स्टूडेंट है जो अबव एवरेज एबिलिटी का आपका स्टूडेंट है, दैट सिचुएशन इज परफेक्ट मिसमैच। वहां पे क्या होता है, बड़ी मेंटल क्राइसिस हो जाती है एज अ टीचर। आप सोचने लगते हैं अरे ये हमेशा मेरे को परेशान करता है, क्लासरूम में पढ़ाने नहीं देता। नहीं, वहां पे आपको मैसेज भी आया है कि हाँ यस मैडम। वहां पे हमें इसको समझना होगा इस एनपीसी को, और हमें कैसे डील करना है, हमें इफेक्टिवली डील करना है। जो आपके 16% ग्रुप है, अगर आप अपने को एवरेज मानते हैं तो नो डाउट कि वो आपसे ऊपर का है मेंटल एबिलिटी का। और यहाँ लाइफ साइंसेस के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो हम एक चीज और कंक्लूड करें कि हम जिस एज में हैं, हमारी एज से आने वाली जो नई जनरेशन है वो नो डाउट हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। जैसे मैं अभी यहाँ से क्लास ले रही हूँ तो मुझे पता है कि जो मेरे सामने ऑडियंस बैठी हुई है वो मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है। क्यों? बिकॉज इट इज अ प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। अभी हम होमोसैपियंस से होमोसैपियंस सैपियंस में कन्वर्ट हो गए हैं। साइंटिफिकली अगर हम नाम दे ह्यूमन बीइंग के लिए, इवन मैं तो अब ये बोलती हूँ कि होमोसैपियंस सैपियंस भी नहीं, हम होमो डिजिटस हो गए हैं। अभी सब कुछ डिजिटल मोड में आना चाहिए तो ही हम ह्यूमन बीइंग है, नहीं तो नहीं है। तो अब मैं जब ये मान रही हूँ कि हमारे सामने जो लोग बैठे हैं वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर कोई क्वेरीज आती है आपके क्लासरूम में, वो बच्चा आपसे क्वेरी करता है, आपको अगर उस समय आ रहा है तो आप तुरंत बताइए। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम, जैसे आप अभी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछो, अगर मैं कोई क्वेश्चन ना बता पाऊं तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं ज्ञान का भंडार तो हूं नहीं, ना तो मैं गूगल हूं, ना तो मैं सारी बुक्स हूं, लाइब्रेरी हूं। एक हमारी लिमिटेड कैपेबिलिटीज हैं। अगर हम उस कैपेबिलिटीज पे बता पाए तो बताएंगे, नहीं तो आई विल शेयर माय मेल आईडी। मैं कहूंगी कि आप अपनी क्वेरी वहां पोस्ट कर दीजिए, मैं उसको एक्सप्लोर करती हूँ और उसके बाद फिर मैं इस पे आंसर दे पाऊंगी कि सिचुएशन क्या है। सो दिस साइड एज अ टीचर यू शुड ऑलवेज ओपन कि आपको क्लासरूम में सब कुछ आना इट्स नॉट कंपल्सरी। और कभी भी आप क्लासरूम में कोई रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ना करिए फॉर मेकिंग योर टीचिंग लर्निंग वेरी इफेक्टिव। और जनरली आपने देखा होगा कि स्टूडेंट सेशन स्टार्ट होते ही कुछ 10-15 दिन ही आपको इरिटेट करते हैं, जो ये होते हैं 16% अबव एवरेज। जब एक सिचुएशन के बाद आपने उसको हैंडल कर लिया तो वो चीजें खत्म हो जाती हैं। और जो अबव एवरेज हैं, क्योंकि भले आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप एवरेज लेवल के टीचर हैं, भाई मैं अपनी बात कर रही थी, मैं एवरेज लेवल टीचर हूँ। तो मेरे साथ ये है, मान लिया कि आप हैं अबव एवरेज, आप हाई मेरिटोरियस रहे, आपकी एबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, आप अपने हिसाब से प्लान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको इंस्ट्रक्शन हमेशा एवरेज के हिसाब से ही प्लान करनी है, तो आपकी टीचिंग इफेक्टिव होगी। देन व्हाट अबाउट दीज स्टूडेंट्स, आप भले आप मेरिटोरियस हैं, आप अबव एवरेज हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन तो हम क्लासरूम में एवरेज के हिसाब से ही प्लान कर रहे हैं। फिर हमें इन स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज प्लान करनी चाहिए। जैसे हम अधिकतर इनको क्या करते हैं, क्लासरूम का मॉनिटर बना देते हैं, डिफरेंट असाइनमेंट्स दे देते हैं, डिफरेंट साइंस ओलंपियाड्स हो रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही है, आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। इनको इनकी एबिलिटीज को और पॉलिश करने के लिए वो अपॉर्चुनिटीज देते हैं इन टर्म्स ऑफ स्कैफोल्डिंग। सो बी अवेयर अबाउट द डिफरेंट इवेंट्स, डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट
opportunities for higher mental ability development, and try to introduce these very activities, these very events among your students. वहां पे वो जो 16% above average है जो आपके क्लासरूम में प्रॉब्लम क्रिएट करता था वो उसमें डाइवर्ट हो जाएगा और आपके क्लासरूम की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. नाउ What about these 16% below average ability? उनको तो कुछ भी नहीं समझ में आया. आपने एवरेज स्टूडेंट्स के हिसाब से भी पढ़ाया तो उनको समझ में नहीं आया. Try to organize tutorials for those very students that are weak in mental abilities and they are unable to understand the concept, the content, the principle as you are teaching for average level students. ट्यूटोरियल के माध्यम से आप उनको क्या कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं और उनको एक फर्दर स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर अटेनिंग देयर लेवल ऑफ लर्निंग. इज इट क्लियर? आई थिंक थोड़ी गाइडलाइन मिल गई होगी कि हमें कैसे डील करने हैं अपने क्लासरूम में स्टूडेंट्स को अगर वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. टर्मन, वन साइकोलॉजिस्ट नेम टर्मन, जिन्होंने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस कई सारे ग्रुप्स में. तो उसमें सबसे पहले जो हाई इंटेलिजेंस है 140 आईक्यू को हम मेजर करते हैं. 90 210 लेवल जब आईक्यू का आता है उसको हम एवरेज बोलते हैं और उसके ऊपर धीरे धीरे अबव एवरेज होता जाता है और उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो बिलो एवरेज हो जाता है. तो सपोज कोई भी है 140 या अबव आईक्यू उसका आता है आईक्यू टेस्टिंग में, देन वो जीनियस की कैटेगरी है. फिर उससे नीचे नियर जीनियस, वेरी सुपीरियर, सुपीरियर, एवरेज, बैकवर्ड, फीबल माइंडेड, डल एंड इडियट. अभी जब टर्मैन ने ये क्लासिफिकेशन दिया है आज से 100 साल पहले तो ये बातें सही थी, लेकिन अब हम जब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि हमारा कोई भी बच्चा डल है, फीबल माइंडेड है या इडियट है. क्यों? हमें ये देखना है कि उसके अंदर मे बी कि आपके एरिया की सब्जेक्ट एबिलिटीज नहीं है लेकिन दूसरे एरिया में कहीं ना कहीं वो आपसे ज्यादा एक्सेलेंट पोजीशन में है. इन केस कि कोई इनबॉर्न मेंटल डिफेक्ट्स ना हो, बहुत सारी मेंटल डिजीजेस हैं जहाँ पे क्रोमोसोमल डिजीजेस होती है, मेंटल डेवलपमेंट ही पूरा नहीं हो पाता, मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशंस हैं. एक्सेप्ट दोज वेरी सिचुएशन हम किसी को डल, इडियट या फीबल माइंडेड नहीं बोल रहे हैं. क्यों? क्योंकि आपको पहचानने में भले गलती हो रही हो और आप पहले भी होता रहा. एडिसन महोदय स्कूल से निकाले गए थे, सबको पता है कहानी. और अधिकतर लोग जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, बहुत बड़े बड़े जिन्होंने डिस्कवरीज करी हैं, उनके साथ यही था कि वो क्या थे, सो कॉल्ड उस स्कूल में इडियट थे. अभी हमने वो इडियट का कंसेप्ट खत्म कर दिया. ये किया कि जिनको हमें करने की जरूरत है. क्या करना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्लान करने के लिए? हमेशा लिमिटेड साइज ऑफ क्लासरूम रखिए जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे, सबके हिसाब से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन करने में आसानी रहे, आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो असाइन कर पाए अलग अलग. प्रॉपर डिवीजन ऑफ क्लासरूम. बहुत सारे स्कूल्स में अभी आपने देखा होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट वो क्या करते हैं, सिंपल क्लासिफाई कर देते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. सेक्शन ए में सबसे टॉप मेरिटोरियस रख दिए, फिर बी में, सी में, डी में. ये भी अप्रोच एक तरह से ठीक है, वहां पे टीचर का काम थोड़ा आसान हो जाता है. मान लो वो सेक्शन ए में है, देन वो अबव एवरेज के हिसाब से प्लानिंग करेगा, बी में है तो एवरेज के हिसाब से करेगा, सेक्शन सी में है तो वो बिलो एवरेज के हिसाब से प्लानिंग करेगा और हर एक स्टूडेंट को उसके हिसाब से स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर पाएगा. बट मैं इस अप्रोच को सपोर्ट नहीं करती क्योंकि डाइवर्स एक्सपीरियंसेस अगर आपके क्लासरूम में हैं तो ज्यादा इफेक्टिव होगा एक स्टूडेंट के लिए आगे की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, रादर देन सेग्रीगेशन में अगर हमने रख दिया. फ्लेक्सिबिलिटी एंड करिकुलम में भी डिफरेंट अप्रोच चीजें रखिए जिनको कि आप इंक्लूड कर सके. जैसे हमें एक बहुत बड़ा डाउट है कि करिकुलम का मतलब दैट वेरी थिंग जो हम अपने क्लासरूम के अंदर प्रोवाइड करते हैं. नो, करिकुलम मीन्स कल आप लोग की करिकुलम की क्लास भी हुई है, क्लियर भी हो गया होगा. ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस यू आर प्रोवाइडिंग इनसाइड द बाउंड्री ऑफ योर स्कूल और यूनिवर्सिटी और एनी इंस्टीट्यूट इज कॉल्ड एज करिकुलम. तो जब बच्चा उस बाउंड्री के अंदर है तो वहां पे आप उसके वेरिड एक्सपीरियंस की अरेंजमेंट रखिए. केवल क्लासरूम टीचिंग ही नहीं, डिफरेंट एक्टिविटीज में अगर आप रखेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर करिकुलम की है तो बच्चा कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया में अच्छा जरूर करेगा. होम असाइनमेंट्स, जो बच्चे देर से सीखते हैं उनको होम असाइनमेंट से मदद मिलती है और वो अपने काम अच्छे से कर सकते हैं. मेथड ऑफ टीचिंग, अपनी टीचिंग मेथड्स को डिफरेंट रखिए, अलग अलग तरह से पढ़ाइए तो हर एक बच्चा सीखने की कोशिश करता है.
प्रॉपर एजुकेशनल गाइडेंस एंड प्रॉपर वोकेशनल गाइडेंस। इन कामों में भी आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अगर समझते हैं तो उनका प्रॉपर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लर्निंग स्टाइल। मैंने बताया था कि एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट लर्निंग स्टाइल एंड एज अ टीचर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग स्टाइल सो दैट वी कैन प्लान आवर इंस्ट्रक्शन इन अ क्लासरूम अकॉर्डिंग टू particular style of our learner. What is learning style? Learning style is an individual, natural or habitual pattern of acquiring and processing information in learning situations. Okay? So basically we have some specific type of learning style. First one learning style is visual. इसको हम spatial learning style भी बोलते हैं। जब कोई भी learner prefer करे using pictures, image and spatial understanding, तो this kind of learning style is called as visual और spatial learning style. सपोज इन जनरल जैसे अभी हम ऑनलाइन क्लास में हैं तो दो काम हो सकते थे, मैं केवल एक चीज भाषण देती रहती, बोलती रहती, तो वो ऑडिटरी अप्रोच हुआ। उसमें उन लोगों को तो फायदा था जो सुन के अच्छा सीख लेते हैं, बहुत सारे लोगों की ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल होती है, ठीक, उनके लिए तो ठीक था। लेकिन सपोज जिनके लिए ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल नहीं थी, उनकी विजुअल लर्निंग स्टाइल थी, तो उनको अगर ये कंटेंट मेरे बोलने के अलावा डिस्प्ले होके दिख रहा है तो उनको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। जैसे मैंने अभी ये स्लाइड्स मॉडिफाई करी हैं, जो मैं अपने पहले के लेक्चर्स लेती थी उसमें इतना कंटेंट स्लाइड में नहीं होता था। क्यों? क्योंकि मैं सामने क्लास के खड़ी हुई हूँ और मैं इलेबोरेट करूंगी, स्लाइड्स जो है वो कंटेंट से ओवरलोडेड नहीं थी। लेकिन जब ऑनलाइन मीडियम में हम आए तो हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़े। हमें ये लगा कि एक तो हम सामने नहीं है, बच्चा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में है, कम से कम सारा का सारा कंटेंट उसके पास डिस्प्ले रहेगा। तो आपने देखा होगा कि स्लाइड्स जो है वो कंटेंट से ओवरलोडेड है, कहीं कहीं वो इसीलिए ओवरलोडेड की गई हैं कि आप कम से कम कंटेंट अगर देख के ही सीख रहे हैं, उसको खुद पढ़ के सीख रहे हैं, तो भी आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको पढ़ के सीखिए, क्योंकि टीचर सामने है नहीं, वो खाली बैकग्राउंड में बोल रहा है, ठीक, हम ना उसको देख रहे हैं ना कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम अगर हमारे सामने कंटेंट है देन कुछ लर्निंग की परसेंटेज बढ़ सकती है। सो विजुअल लर्नर जो है वो इस तरह से ज्यादा अच्छा सीखते हैं। ऑडिटरी जो लर्नर है, ऑरल लर्नर जो है वो साउंड एंड म्यूजिक को जल्दी गेन करते हैं, जल्दी सीखते हैं। और स्पेशली जो बच्चे आपके इन एरियाज में अपना करियर बनाते हैं वो बेसिकली उनकी लर्निंग स्टाइल इसी तरीके की होती है। वर्बल उनका वर्ड्स और स्पीच और राइटिंग, मतलब उनके जो एक्सप्रेशन है, अगर उनका आप इलेबोरेशन देखेंगे, नरेशन देखेंगे, उनके लिखने की एबिलिटीज देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा है। कुछ बच्चे आपने क्लासरूम में देखे होंगे अपने कॉपी पे लगातार लिखते ही रहते हैं। दीज आर द वर्बल लर्नर। वो हर चीज को वर्ड्स में कन्वर्ट करके क्या करते हैं, उसको रिटेन करने की कोशिश करते हैं। फिजिकल काइनेस्थेटिक लर्नर बोलते हैं। काइनेस्थेटिक जितने भी हैंड एंड बॉडी मूवमेंट जो भी एक्टिविटीज है, जैसे मान लिया परफॉर्मिंग आर्ट्स के जितने स्टूडेंट्स हैं, वो उनकी जो लर्निंग स्टाइल होती है वो बेसिकली क्या होती है, काइनेस्थेटिक होती है। वो बॉडी एंड हैंड मूवमेंट, सेंस ऑफ टच, इन सब चीजों से क्या करते हैं, लर्निंग के लिए रेडी होते हैं। अगला है लॉजिकल मैथमेटिकल, जिनकी रीजनिंग एबिलिटीज ज्यादा है, किसी भी सिस्टम के लिए उनकी लॉजिकल रीजनिंग होती है, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, उन सबको यूज करते हुए जो लर्न करते हैं चीजें, उनकी लर्निंग स्टाइल बेसिकली लॉजिकल लर्निंग स्टाइल कहलाती है। सोशल, इंटरपर्सनल एंड सॉलिटरी, इंट्रापर्सनल, दो तरीके हैं। आपके क्लास में कुछ लर्नर ऐसे होंगे प्रेफर टू लर्न इन ग्रुप्स और विद अदर पीपल, एंड कुछ ऐसे होंगे कि प्रेफर टू वर्क अलोन एंड यूज सेल्फ स्टडी। तो दो तरीके के होते हैं। कुछ लोगों का जैसे एग्जामिनेशन के समय भी देखा होगा, कुछ बच्चे ग्रुप में तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि बिल्कुल अपना बंद करके अकेले, कोई नहीं देखे कि हम क्या कर रहे हैं, उस तरह से। तो ये दोनों भी, सोशल और सॉलिटरी भी लर्निंग स्टाइल होती हैं, और उस बेसिस पे हर एक इंडिविजुअल सीखता है। अब हमें करना क्या है एज अ टीचर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लर्निंग स्टाइल्स? हमारी क्लास में हर एक इंडिविजुअल है, हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस, बिलो एवरेज, एवरेज एंड अबव एवरेज। अभी लर्निंग स्टाइल के बेसिस पे भी अलग अलग है। तो हमें करना क्या है, हमें मल्टी सेंसरी अप्रोच को यूज करना है। ठीक, मल्टी सेंसरी अप्रोच क्या है? जब आप अपनी क्लासरूम में डिफरेंट सेंस चैनल को कैटर करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे आपकी टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव होगी। व्हाई? बिकॉज यू आर कैटरिंग different learning styles of learner sitting in your classroom.
मल्टी सेंसरी अप्रोच आपने देखा भी होगा, लर्निंग स्टाइल के जो नाम थे, जो उनका क्लासिफिकेशन था, वो भी आपके सेंस चैनल पे ही बेस्ड था। एक ईयर को ज्यादा यूज कर रहे हैं तो ऑडिटरी, एक आईज को ज्यादा यूज कर रहे हैं तो वो विजुअल, एक टच को ज्यादा, स्मेल को ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो अलग अलग कैटेगरी उसी तरीके से थी। अब स्टडीज हुई हैं जो कि ये बताती हैं कि अगर लर्निंग को मैक्सिमाइज करना है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 10% ऑफ व्हाट वी हियर, हम कितना लर्न करते हैं, हमारे जो क्लास में स्टूडेंट है वो कितना लर्न करेगा, केवल वो 10% लर्न करेगा जो वो सुन रहा है, जो पढ़ रहा है। 20% ऑफ व्हाट वी हियर, 30% of what we see, 40% of what we both see and hear। तो मेरा टारगेट क्या था, मैंने इस 40% को अटेन करने की कोशिश करी। मैंने कहा एक पीपीटी बना लेते हैं तो वो दिखेगा भी और इधर से बोलेंगे भी, तो नहीं कुछ तो 40% तो शायद अचीव हो ही जाएगा, और 40% नहीं तो 20% अचीव हो जाएगा, उसका 50%। तो 70% ऑफ व्हाट इज डिस्कस्ड विद अदर। यहाँ पे अगर हम डिस्कशन जितना ज्यादा करेंगे तो हमारी लर्निंग की सिचुएशन क्या होगी, उतनी ज्यादा इंप्रूव होगी, और वो जो एक्सपीरियंसेस होंगे, वो जो डिस्कशंस होंगे, वो रिलेटिवली परमानेंट होंगे। एक्चुअली होगा क्या, आप लोगों से मैडम फीडबैक भरवाएंगी, तो हम जब ऑर्गेनाइज कराते हैं इंडक्शन प्रोग्राम, तो हम पहले एक बार हमने क्या किया, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम फीडबैक दे दिया, और हमने ये फील किया हुआ था जब हमसे भरवाया गया था, तो हम भूल जाते हैं एक समय के बाद, जब हफ्ते भर बीतते हैं तो कौन सा एक्सपर्ट था, उसने क्या पढ़ाया था, कैसे पढ़ाया था, उसके बारे में फीडबैक देने में भी दिक्कत आती है, याद ही नहीं रहता है तो क्या दें। तो फिर हमने इंट्रोड्यूस किया कि हम वीकली देते थे स्टूडेंट्स को फीडबैक फॉर्म की, कम से कम उनको ये याद तो रहे कि हाँ इस दिन 6 दिन ये लेक्चर हुए हैं। अब 6 दिन में सोचिए 12 लोग आते हैं आपके सामने, या उससे ज्यादा भी आ सकते हैं, प्री लंच सेशन, पोस्ट लंच सेशन। उसके बाद उनको 6 लोगों का रिकॉर्ड मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता है, और एट द एंड ऑफ वीक भी जब हम फीडबैक फॉर्म देते हैं तो हम याद नहीं कर पाते हैं। ठीक, फिर अगर एट द एंड ऑफ प्रोग्राम फीडबैक फॉर्म दे दे तब तो बिल्कुल ही नहीं याद रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तो बिल्कुल भूल गए, 28 दिन पहले क्या हुआ था, जो पहले दिन आया था उसने क्या लेक्चर दिया था, वो हमें याद नहीं है। तो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि अगर इंटरेक्शन है, आपने अपनी क्वेरीज रखी हैं और उस पे अगर कुछ बात हुई तो शायद वो याद रहे। ये जो कंटेंट बोला गया, ये जो भाषण दिया गया, ये तो बिल्कुल नो डाउट याद नहीं रहना है, ये हम भी जानते हैं क्योंकि हम भी प्रैक्टिशनर हैं और हम भी देख रहे हैं, हम भी चीजें करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। 80% ऑफ व्हाट वी एक्सपीरियंस पर्सनली, अगर आपने खुद कोई चीज लाइव एक्सकर्शन ट्रिप रखे अगर आपने अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो वो आपको क्या होंगे, ज्यादा रिटेन रखते हैं वो चीजें, पहले भी बोल चुकी हूँ। 95% ऑफ व्हाट वी टीच टू समवन एल्स, एज अ टीचर आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी है कि आप 95% किसी चीज को रिटेन करें। तो अगर आप कोई चीज किसी को बता देते हैं, किसी को एक्सप्लेन कर देते हैं, तो वो रिलेटिवली परमानेंट हो जाती है आपके लिए। ओके, आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप पोस्ट करते रहिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड से चल रही हूँ, क्योंकि मैं टाइम भी देख, मेरे पास केवल 20 मिनट और बचे हुए हैं। आगे चलते हैं। ये भी एक कोनी है जिसमें मल्टी सेंसरी अप्रोच को हम समझ सकते हैं। लेक्चर से 5%, रीडिंग से 10%, 20% फ्रॉम ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस, 30% विद द हेल्प ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। साइंस में, लाइफ साइंसेस में आप बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ज्यादा यूज करते हैं। 50% डिस्कशन, 75% प्रैक्टिस डूइंग, एंड 90% ऑफ टीच अदर। लर्नर्स कौन कौन से हैं वो आप देख सकते हैं, जो नीचे वाले एरिया है जहाँ पे डिस्कशन है, प्रैक्टिस है, वहां पे काइनेस्थेटिक अप्रोच ज्यादा यूज होती है। सबसे ऊपर अगर लेक्चर की बात करें, देन ऑडिटरी को हम कैटर करते हैं, एंड देन अगर कुछ डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह की बात कर रहे हैं, ऑडियो विजुअल की बात कर रहे हैं, देन वी आर कैटरिंग विजुअल लर्नर इन आवर क्लासरूम। इज इट क्लियर? लास्ट टॉपिक जिसपे हमें बढ़ना है आगे, दैट इज रोल ऑफ कल्चरल रेलेवेंस ऑन लर्निंग। अभी जब हम कोविड-19 की सिचुएशन में हैं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अभी हमारी सिचुएशन पिछले 8 महीने में बिल्कुल चेंज हो गई है। हमारी टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, डिस्ट्रस्ट। पता क्या हुआ, एज अ टीचर बच्चा अभी तक हमारे ऊपर पूरा भरोसा करता था। मैं आई एम सॉरी टू से, मैं भी एक टीचर हूँ, आप सभी टीचर हैं, मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ। कहीं ना कहीं हमने एक बड़ा सा डिस्ट्रस्ट बना दिया अपने बच्चे की तरफ। क्या सामने वाला वीडियो ऑफ किए, वो तो सो ही रहा होगा, वो तो हमारा लेक्चर सुन नहीं रहा है, वो तो अटेम्प्ट नहीं कर रहा। अगर हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन करेंगे तो वो चीटिंग करेगा, ठीक है, चीटिंग करके वो बगल से पूछेगा, व्हाट्सएप से किसी क्वेश्चन करेगा। भाई
इतना डिस्ट्रस्ट आपके स्टूडेंट पे क्यों है? क्योंकि हो सकता है आपने केवल कॉग्निटिव डोमेन की ट्रेनिंग पे फोकस किया, अफेक्टिव डोमेन को आपने ट्रेन नहीं किया, आपने उसके अंदर वो पॉजिटिव वैल्यूज नहीं इनकलकेट करी जिनकी वजह से आपको डिस्ट्रस्ट आज डेवलप हो रहा है अपने स्टूडेंट के ऊपर। और आई एम सॉरी टू से, ये जो डिस्ट्रस्ट आप अपने स्टूडेंट पे कर रहे हैं वो आपके ऊपर ही एक क्वेश्चन मार्क है। क्यों? जब आप क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, पूरे सेशन में आप क्वेश्चन पेपर नहीं बनाते एज अ टीचर, जब नोटिस आ जाती है, आप खैर डिफरेंट अगर अलग अलग जगह से होंगे तो क्वेश्चन पेपर कहीं सेंट्रलाइज बनता है, हमारे यहाँ पे क्या हम ही क्वेश्चन पढ़ाते हैं, हम ही बनाते हैं। तो आपका स्टूडेंट तो आपके ऊपर कभी डिस्ट्रस्ट नहीं करता कि पूरे साल क्वेश्चन पेपर नहीं बनाया, केवल 4 दिन में नोटिस आई तो क्वेश्चन पेपर बना दिया। फिर आपका सो कॉल्ड वो एग्जामिनेशन आपने कर लिया, फिर आपने जब कॉपी चेक करी, कॉपी तो हम सभी चेक करते हैं यहाँ पे जितने लोग हैं, भले हम क्वेश्चन पेपर सब लोग नहीं बनाते, लेकिन कॉपी तो सब लोग चेक करते हैं ना। और कॉपी चेक करने में ही सबसे ज्यादा लापरवाही हमारी तरफ से दिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि बस रिजल्ट बनाना है, यूनिवर्सिटी का प्रेशर है, जल्दी से दे देना है, जल्दी से कॉपी चेक कर देनी है, और कैसे भी कर दिया, कभी तो कहो नंबर भी गलत जोड़ दें। आपके उस स्टूडेंट ने आपके ऊपर कभी डिस्ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन आपने किया, आप उसके ऊपर आज 8 महीने से डिस्ट्रस्ट कर रहे हैं। सो इसलिए कल्चरल रेलिवेंस आपकी लर्निंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है, क्योंकि ये जो एक बॉन्डिंग है, ये जो डेवलपमेंट है इन एरिया ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, इट डिपेंड्स फ्रॉम बोथ साइड, टीचर एज वेल एज लर्नर। Role of education in preservation, transmission, and promotion of culture. The way you are giving instruction in your classroom, you are giving a aspect of culture on the basis of requirement of your society. Impact of Indian culture on education in ancient India as exemplified by the Gurukul system of education. पहले जो कल्चर का इम्पैक्ट था वो आप गुरुकुल सिस्टम पे जानते थे, वहां की जो वैल्यूज थी, गुरुर्देवो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, हम सभी जानते हैं। तो वो क्या है, गुरु को ही परब्रह्म से ज्यादा ऊपर की पोजीशन मिली हुई थी। तो वो क्यों था? ड्यू टू कल्चरल इम्पैक्ट। और जो खत्म हुई है, नो डाउट, वो भी किसकी वजह से हुई है? हम ही लोगों की वजह से, क्योंकि अब हम वो गुरु नहीं रह गए, हम वी आर द प्रोफेशनल, वी आर प्रोवाइडिंग सम प्रोफेशनल सर्विसेज ओनली। अभी इम्पैक्ट ऑफ कोविड, ये तो आप देख ही रहे होंगे, तो मैं डिस्ट्रस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों में से कोई जो होंगे वो इस मोड में होंगे। मैं बिल्कुल ये मान के चल रही हूँ कि आप बिल्कुल एक्टिव लर्नर हैं। अभी सिचुएशन चेंज हो गई, कल्चर का इम्पैक्ट है, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन पे ये सिचुएशन आई है कि आपके सामने ये सिचुएशन आ गई कि आप डिस्ट्रस्ट कर रहे हैं। एज अ टीचर आप समझ रहे हैं ना कि आपका लर्नर तो सो रहा है आराम से, हम ही खाली बोले जा रहे हैं। What to do in this situation? Try to make your classroom interactive. अभी जैसे हमारे पास क्या था, हमारे पास एक मैच्योर्ड ग्रुप है एंड हम जानते हैं कि सिंसियर हैं ये सारे लोग, हम उतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, हम उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं। जब भी आप ऑनलाइन सिचुएशन में हैं, ट्राई टू इंटरैक्ट। कोई क्वेरी है शायद, मैं देख लेती हूँ। Distrust for only some students, not all, and some cases have appeared during exams, and in this situation distress is of no use. हाँ, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, आपके इंडिविजुअल थॉट्स हैं, बट कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं, मैं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ और उसी से आपको कैटर करने के लिए गाइडलाइन दे रही हूँ। आपको लगता है कि आपके स्टूडेंट पैसिव हैं, ट्राई टू इम्प्रूव फ्रॉम योर साइड। आप अपने इंटरेक्शन और अपने लेक्चर को इस तरह से बनाइए कि वो पैसिव ना रहे। तो अगर आपको डिस्ट्रेस जनरेट होता है, मींस मैंने बताया कि डिसिक्लिबेरियम, एसिमिलेशन, डिसिक्लिबेरियम एंड अकोमोडेशन, ट्राई टू अकोमोडेट समथिंग न्यू। अभी आप लोग सीखोगे, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस होंगी, रेखा मैम भी सेशन लेंगी तो वो बताएंगी आप लोगों को कि कैसे आप ऑनलाइन मीडियम में इंटरेस्टिंग गेम की तरीके से बहुत सारे इवैल्यूएशन कर सकते हैं। आपके पास हॉट पोटैटो, काहूट, इस तरह के आप चीजें सीखेंगे। आप अपने अकोमोडेट करिए ना अपनी चीजों में। आप बिल्कुल कुछ भी करने के लिए नहीं तैयार हैं और आप सोच रहे हैं कि बच्चा आपका इनएक्टिव ना हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि व्हाट कल्चर यू आर सेटिंग इन योर क्लासरूम इंटरेक्शन। ट्राई टू इनकॉर्पोरेट सम न्यू थिंग्स। और मैं आपको बहुत हार्टली कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आप लोग इस फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम का हिस्सा हैं,
जहां पे आप नो डाउट आफ्टर 28 डेज आप अपनी ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग मेथड्स में तो बहुत सारी ऐसी चीजें सीख लेंगे जिनको कि आप अगर यूज करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जो ऑनलाइन लेक्चर्स है वो ज्यादा इफेक्टिव हैं rather than previous situation. So at last, what are the elements of culture affecting our educational practices? First one is technology. अभी हम वही सब बातें कर रहे हैं कि जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज होगा, किस तरह से होगा, एजुकेशन सेटिंग में होगा, वो आपके टीचिंग लर्निंग सिचुएशन को अफेक्ट करने वाला है. सोशल ऑर्गेनाइजेशन, philosophy and social values, provisions for intellectual development, modes of enjoyments, ये सारी चीजें हैं जो आपके एजुकेशन सिस्टम को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं. कोई भी सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड जो है वो आपके लर्नर की एबिलिटीज को अफेक्ट करता है. कोई भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो उसकी सोसाइटी में ही इंश्योर होगा. उस सोसाइटी में जहाँ पे वो रह रहा है वहां पे उसके जैसे भी चीजें अवेलेबल हैं, जिस तरह की टेक्नोलॉजी है, जिस तरह की वैल्यूज हैं, जिस तरह की कल्चर है, वही उसका अचीवमेंट को इंश्योर करता है. तो सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिसेस. अगर हमें इसके बारे में पता है तो हम बच्चे के बारे में जान के, उसकी एबिलिटीज के बारे में जान के उसको उसी हिसाब से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं और उसका मैक्सिमम डेवलपमेंट इंश्योर कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द लर्नर एंड द लर्निंग. एंड फाइनली this is a statement from side of learner. If I don't learn the way you teach, then teach the way I learn. If as a teacher you are trying to do this, I have no doubt that your classroom teaching, learning, instructional practices are going to be much more better than earlier. Okay, thank you class. Madam, मैंने थैंक यू मैम. पहले खत्म किया. क्वेश्चंस अगर किसी के हैं तो वो आप पूछ सकते हैं. We have time for डिस्कशन करना. हाँ. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. I just want to share one experience. Okay. Before 2 years, there was one student in my class. There were two students in my class. Both were handicapped. One of them was very independent, and he was such a person that he does not like to get sympathy from others. And the other was like he just continuously he was asking for sympathy from others. And unfortunately, his parents were also supporting him, and they were asking, please favor my ward, please allow him to sit in the first bench. And he used to disturb the class. He used to ask the notes for during the teaching. He used to ask for the notes, he used to ask for the spelling and each and everything. As a teacher, my responsibility, first thing I thought that earlier I thought why this student is admitted in this college. The special colleges are also there. But then I thought, no, he is also having the right to develop himself like other normal students. So why should I kill his right? Let him learn here. But what to do, why he is disturbing other class, what to do, how to handle his habit. And unfortunately, both students were caught in copy cases. They engaged a writer, and both writers were the higher classes. It is a rule for the writer that the writer should be from the lower class. And he was allowed. I just want your opinion on this, that how to handle such a type of students. Okay. Thank you, ma'am. Thank you for sharing your experience. As earlier I explained during my lecture that every individual is different in their abilities. And for these, you are saying about physically handicapped student, I think. Okay. So if they are physically handicapped by birth, not due to any accident, any case of individual, suppose they are visually handicapped, physically handicapped, they are not able to hear properly, or any other defect, by nature they have some different abilities, outstanding abilities, which we normal people, normal individuals don't have. Try to identify that very abilities, and if you direct that very students in those very directions where they can explore about their abilities, no doubt they will be disciplined and they will engage themselves in doing that very interesting abilities according to their nature.
सो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। कभी आपने किसी विजुअली इम्पेयर्ड को देखा क्या? जैसे मैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में रिसर्चर थी, तो मैं वहां पे VI और HI दोनों ब्रांच चलती थी। VI फॉर विजुअली इम्पेयर्ड टीचर ट्रेनिंग एंड HI फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड। कैसे आप उनको पढ़ाएंगे? हमारे ही रिसर्चर में एक रिसर्चर थे कंप्लीटली ब्लाइंड। यू कैन इमेजिन कि उन्हें, मैं तो ये कह सकती हूँ कि हम लोगों से ज्यादा दिखाई देता था। कैसे? हमें वो नए क्वाइंस आए इस बीच में, क्वाइन 1, क्वाइन 2, ठीक है, हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हम 10 बार उनको देखते हैं कि कौन सा क्वाइन है। वो बहुत इजीली उस क्वाइन को आइडेंटिफाई करते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली वो करेंसी का इंटरचेंज करते हैं। उनके अंदर जो टच की एबिलिटी है वो हमसे कहीं ज्यादा बेटर है, और उस टच के बेसिस पे वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं। वो जो पर्सन थे, हम लोग कहीं अगर बरसात हो गई, कीचड़ है, तो हमारा पैर पानी में चला जाएगा, लेकिन उनका पैर कभी भी पानी में नहीं जाएगा। वाई? बिकॉज वो उसको सेंस करते हैं कि हाँ, ये आगे कोई गड्ढा हो सकता है या कोई भी चीजें हो सकती हैं। तो हमें उनके, और आपने बहुत सारे देखे होंगे अभी तो इंडियाज आइडियल शो दुनिया वगैरह के, जिसमें कि जो ये इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा है, कोई पेंटिंग में बहुत अच्छा है, अलग अलग एबिलिटीज हैं। तो अगर बाई नेचर कोई एबिलिटी छीनी जाती है तो कहीं ना कहीं उसके दूसरे साइड में उसको कॉम्पनसेट किया जाता है। एज अ टीचर आवर रोल, आपने बहुत अच्छा किया, आपने अपने को कंट्रोल किया, आपने अपने को इरिटेट नहीं किया, और आप उसको उसकी डायरेक्शन में अगर आइडेंटिफाई करके कहीं अगर आपने स्कैफोल्डिंग कर दी, तो मे बी कि दैट वेरी स्टूडेंट वो आपकी क्लास का ब्रिलियंट स्टूडेंट भी हो सकता है, और कल को आपके इंस्टीट्यूट को उसको उसके लिए प्राउड फीलिंग हो कि हाँ, हमारे इंस्टीट्यूट में, जैसे एक समय था कि हम ये सोचते हैं कि ये बच्चा हमारे यहाँ एडमिट क्यों हुआ। हो सकता है कि वो एक समय ऐसा भी आए कि कल को हम अपने एलुमनाई बोर्ड पे सबसे पहले उसका नाम लिखें, क्योंकि हम अपने जैसे यहाँ पे डिस्टिंग्विश एलुमनाई की बात करते हैं। और Yes, आप मानो या ना मानो, जो आपके सबसे ज्यादा डिस्टिंग्विश एलुमनाई वाला सेक्शन होता है, उसमें आपके क्लासरूम के वही नोटोरियस बच्चे, जो बदमाश, जो टीचर्स को परेशान करने वाले होते थे, उन्हीं का नाम होता है। ठीक है, बस ये है कि अगर उनको वो टीचर्स मिल गए जिन्होंने उनको सपोर्ट कर दिया, उस डायरेक्शन को अवेल करा दिया, देन नो डाउट कि वो एक्सेल करेंगे अपने लाइफ में। Ma'am, what about a copy case? They were caught in a copy case. Sympathetically, I left them, but it is against the moral. हाँ, इट्स अबाउट द मॉरल ट्रेनिंग। ये कमी जो होती है, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ जो फैमिली वैल्यूज है। बिकॉज आप किसी 1 ईयर 2 ईयर के ड्यूरेशन में आप वैल्यूज नहीं इनकलकेट कर सकते, और जो ये चीटिंग है, कॉपिंग है, चीजें चुराना है, ये सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं से एक हैबिट बन जाती हैं। आपको पता है, मैंने कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं। हम यहाँ पे काउंसलिंग सेंटर चलाते हैं, तो हॉस्टल्स में कंप्लेन आती है कि वो चोरी करते हैं। तो चोरी का क्या है, उनकी वो हैबिट बन गई है, उसको वो नहीं करें तो उनको मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। और चोरी के लिए क्या, छोटी छोटी चीजें, मतलब कोई यूजफुल चीज नहीं कि कोई ऑर्नामेंट्स चुरा रहे, कुछ चुरा रहे, नहीं, छोटी छोटी चीजें चुरा रहे हैं। तो वो कभी ना कभी साइकोलॉजिकल डिफेक्ट होते हैं, और इसको आप विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग काम कर सकते हैं। आप बच्चे के अंदर ये वैल्यूज बताइए ना कि इस एग्जाम के मार्क्स का क्या मतलब है। कुछ नहीं, एक समय के बाद आप इन मार्क्स को भी भूल जाएंगे, इन पेपर्स को भी भूल जाएंगे। एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो आप जो यहाँ पे एस्टैब्लिश करेंगे अमंग्स योर peer group and amongst your teachers, amongst your parents and society members, that will retain for a long time. मार्क्स नहीं रिटेन करेंगे। जिस दिन उसके अंदर ये वैल्यू आपने विद द हेल्प, और ये ऐसे नहीं आ सकती चोरी, तो आप चीटिंग करना, कॉपी करना, और पता ये जो लोग करते हैं ना, ये भी एक अबव एवरेज मेंटल एबिलिटी के होते हैं। अभी तो आपने अपने यहाँ बहुत सारी बॉलीवुड मूवी देखी होगी ना, चोर कैसे होते हैं, सुपीरियर मेंटल एबिलिटी, क्योंकि अभी चोरी करने के लिए भी बहुत सारे हाई हो गए हैं, कैसे लेजर बीम को क्रॉस करना है, कैसे पासकोड डीकोड करना है। नॉर्मली, ये तो बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई, नॉर्मली आपकी जो क्लासरूम में बच्चे ये सारी एक्टिविटीज करते हैं, अगर आप स्टडीज उठा के देखेंगे कुछ, तो ये भी हाई मेंटल एबिलिटी के ही लोग होते हैं जो चीटिंग और चोरी। क्या आपको ये कम लगता है कि कोई चीटिंग करने के लिए आएगा तो कितना दिमाग लगा के आता है उसके पीछे? हाँ, सही बात है। ठीक है, तो वो अबव एवरेज ही होते हैं जो ये सारे काम करते हैं। बस आपको उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करनी है और उनकी उस एबिलिटी को इस तरह से खत्म करवाना है कि उनको ये समझ में आ जाए कि ये काम किसी पर्पस का नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। जैसे आज को हम एकेडमिक स्कोर की बात करें तो उसकी क्या यूटिलिटी है? जब भी आपको किसी कंपटीशन में जाना है, वहां से आपका प्लेसमेंट डिसाइड होगा। मैं तो
नहीं ये बात कोई एग्री करे ना, मैं तो आज 12th के बच्चे को कहती हूँ कि हाँ स्कोर्स डजंट मैटर, उसके 12th के स्कोर का क्या मतलब है आज की डेट में। और उसी के लिए बच्चे क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। आप देखते हो अभी एक नवंबर की इंसिडेंस थी आईआईटी चेन्नई में, एक लड़की और उसके केवल कम इंटरनल मार्क्स मिल गए थे, कुछ प्रोफेसर से उसका कुछ कहा सुननी हो गई, कम इंटरनल, कमिटेड सुसाइड। क्या सिखा रहे हैं हम बच्चे को? ये जो मार्क्स हैं वो हमारे कहाँ तक काम आते हैं? मान लिया आपने 60% ले लिया या 62% ले लिए, मान लिया 90 ले लिए या 95 ले लिए, व्हाट इज द डिफरेंस? कुछ नहीं। तो ये वैल्यू जिस दिन अगर हम बच्चों में इनकलकेट कर ले जाएंगे ना, हमारे एजुकेशन सिस्टम की आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। Yes, ma'am. सुसाइडल टेंडेंसी मतलब एक एग्जाम, और हाँ अभी शायद आपको याद हो वो रायन इंटरनेशनल में एक बच्चे ने एग्जाम टालने के लिए एक छोटे बच्चे को गोली मार दी थी, प्रद्युम्न। पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग ना हो और एग्जाम ना हो तो उसने एक बच्चे का मर्डर कर दिया था। तो हम ही तो कर रहे हैं ना, हमने ही तो उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे दी है एग्जाम को। क्लास 10th का एग्जाम अभी इतना इंपॉर्टेंट हो गया और वो भी होम एग्जाम। तो Yes. हम एग्जामिनेशन को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि कॉपिंग करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। सो वी आर द रिस्पॉन्सिबल। मैं यहाँ पे अपने को ही बोलूंगी क्योंकि हम ये कर रहे हैं, हम उस एग्जाम को इतनी Exactly, ma'am. We are allowing them to run behind a mass, not behind the moral values. Education Exactly. system it is depending on marks only. so try to We are the carriers of all these things. so try to give information that these marks are not important. So why you are wasting your time in copying? Why you are wasting your mental energy, your physical energy and all that in arranging this type of copying? And ma'am, what to do about the absentee? Nowadays, the absentee ratio is very high. Attendance Exactly. enrollment is 120, and in the class there are only 10 or 15 students. How to encourage them to attend the class? That's the big problem. Because we as a teacher are not giving anything new in our classroom, in our lecture session, for which our students need to come in our classroom or attend our lecture. This is the basic problem, and this is the age of Google, internet, WhatsApp, YouTube, everything is here. Bundle of knowledge is available. If you provided your syllabus, in case of I earlier discussed this very issue in our lecture also. In this case where we are teaching UG and PG students, the student is not coming in your classroom, is scoring much more than student continuously attending your classroom. So again you are responsible. Why? Setting question paper based on previous question papers. You have no time in planning new type of questions. Please plan questions according to discussion made in your classroom. If you plan that very questions, the students will be able to see the difference. आपने जो पढ़ाया, आपके कुछ नए डिस्कशंस हर लेक्चर में आते हैं। हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि क्वेश्चन पेपर आप हमेशा आफ्टर द इंस्ट्रक्शन ही प्रिपेयर करिए। क्यों? क्योंकि आप एट द एंड ऑफ सेमेस्टर जब प्रिपेयर करेंगे तो आप क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाते हैं और उसमें से जल्दी जल्दी बना देते हैं। अगर आप अपने इंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, ये बात भले मैं उस स्टेट के लिए नहीं कर सकती कि जहां पे कॉमन पेपर बनता है और हमें वो फाइनल एग्जाम देना होता है, लेकिन आप इंटरनल असेसमेंट में ये चीजें यूज कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल लाइन वाले क्वेश्चन जो हमेशा देते रहते हैं वो नहीं देंगे, अपने इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन देंगे, तो भी एग्जामिनेशन में वो डिफरेंस खत्म हो जाएगा। जो बच्चा आपके क्लासरूम में रेगुलर रहेगा वो ज्यादा अच्छा अचीव कर पाएगा, और जो बच्चा आपकी क्लास को नहीं अटेंड करेगा, इन जनरल उसने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो उसमें नो डाउट कम अटेंड करेगा। फिर वो एक इंटरेस्ट ऑलरेडी स्विच ओवर होगा आपकी क्लास की तरफ कि आपकी क्लास में जो पढ़ाया जाता है इवैल्यूएशन भी उसी का होता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ। अगर हमने इवैल्यूएशन पे बात करी तो हम करेंगे। दूसरा एस्पेक्ट ये है, जब नॉलेज इतनी अवेलेबल है तो आपकी नॉलेज कैसे उस नॉलेज से सुपीरियर है या डिफरेंट है, तो आप उसको मेंटेन करिए। और उसको करने के लिए आप क्या कहते हैं, आप अगर आएंगे तो ही वो इंटरेक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज वो इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है और बच्चा आपकी क्लास में नहीं आएगा। और इसके लिए हमारे साइड तो है नहीं, हम अपने यूनिवर्सिटी में कंपल्शन करते हैं कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, तो बच्चे एक मजबूरी में आ रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि स्टेट यूनिवर्सिटी में आप ये भी कंपल्शन कर सकते हैं कॉलेज लेवल पे। Are you getting? Yes, ma'am. So सबसे ज्यादा जो आपके पास कंट्रोल है, try to make evaluation process, pattern of questions
types of question on the basis of lecture you have taken in your lectures or during the interaction. We don't have that much of liberty, ma'am, because university construct the paper. The paper set is set by university, so Try we to don't have maintain that much this of very liberty. try to maintain this very tendency in your home examination or internal assessment. Yes, ma'am. Sure. Okay. Thank you, ma'am. Okay, thank एनी you so मोर much. क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है और? मैं एक बार चैट बॉक्स भी चेक कर लेती हूँ, शायद कोई क्वेरी यहाँ पे भी नहीं है. अगर किसी को भी कुछ पूछना है रिगार्डिंग कॉग्निटिव थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, एक्टिविज्म थ्योरी Hello. और एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ lecture. हाँ, Good या afternoon, ma'am. Sometimes मैं अंकुर सिंह सैनी बोल रहा था. Sometimes what we feel is कि students जो 12th background से हमारे पास आते हैं colleges में, they have a tendency कि classroom में notes मिलेंगे, टीचर्स आएंगे और सिर्फ वही कॉपी पेस्ट वाला काम होगा. सिलेबस सर ने जितना करा दिया उतना हमारा होगा. वो 12th क्लास से उनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ आता है हमारे पास. हम उनको रिसर्च मतलब इनकी जो कॉग्निटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेवलप करना चाहते हैं वो चीजें डेवलप कर ही नहीं पाते. उनको ये लगता है कि क्लास में सर ने जो पढ़ा दिया वही सफिशिएंट है और उसी को पढ़ के हम पास होंगे. सिर्फ पास होने का ही टेंडेंसी है उनका. अब इसको कैसे चेंज करें हम कि सडनली हमारे पास 12th के बाद भी टीचर्स स्टूडेंट्स आते हैं तो वो जो हमारे इंडक्टिव और डिडक्टिव स्टाइल्स है तो डिडक्टिव वाले ज्यादा हैं और हमें उनको इंडक्टिव में चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं. ओके. यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, ये प्रॉब्लम तो हम लोग भी फेस करते हैं अपने. हमारे यहाँ बीएड, एमएड, इवन अभी तो पीएचडी लेवल पे कोर्स वर्क इंट्रोड्यूस हो गया. जब हम पीएचडी लेवल पे कोर्स वर्क पढ़ा रहे होते हैं तो वहां पे भी स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें नोट्स मिल जाए और वो इतना ही कंटेंट पता चल जाए जितना हमें पढ़ना है और पढ़ के कर लेना है. ठीक है. तो यहाँ पे और हाँ, इसमें जो मैं बात करना चाह रही हूँ ये आपके पहले वाले सेक्शन को भी स्टूडेंट्स को आने के लिए भी प्रमोट करेगी. अगर आप अपनी टीचिंग लर्निंग को एक्टिविटी बेस्ड बना दें, कोशिश करें. कभी कभी लाइफ साइंसेस में आप लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही होंगी कि हमने जहां से पढ़ा था तो वहां पे एक्सपेरिमेंट नहीं कराए गए, वहां पे चीजें डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं दिखाए गए, तो अब हम कैसे करें, हमें आते नहीं. तो आज हमारे सामने ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशन इजीली अवेलेबल हैं कि किसी भी कंटेंट को हम कैसे पढ़ाते हैं, या नई नई ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल हैं जिनको हम देख सकते हैं. और अगर एक्टिविटी बेस्ड करें तो इंटरेस्ट होगा स्टूडेंट्स का. और दूसरी जो ये टेंडेंसी है कि वो खाली वो 12th वाला पर्सपेक्टिव रख रहे हैं कि टू गेन स्कोर्स, रट ले एग्जाम से क्वेश्चन पेपर दे दें और स्कोर हमें मिल जाए फाइनली. उसको कम करने के लिए उनको जो एक उनकी प्रोफेशनल गाइडेंस होती है, आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक गाइडेंस सेंटर होना चाहिए और वहां पे उनको उनके प्रोफेशन के बारे में बताया जाए कि ये स्कोर मेंटेन करके आप कुछ भी नहीं अटेंड करेंगे अगर आपने इस तरह से थिंकिंग नहीं करी. तो उनको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज में जो हायर मेंटल एबिलिटीज के लिए, जैसे आपको पता होगा कि ये टेंडेंसी क्लास 11th और 12th में भी कम करने के लिए, जो स्पेशली आईआईटी वगैरह के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेडिकल वगैरह के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनकी फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट होती हैं. वो जो फाउंडेशन क्लासेस होती हैं दैट आर ओनली फॉर डायरेक्टिंग दैट वेरी स्टूडेंट्स फॉर थिंकिंग डिफरेंटली, फॉर inculcating problem solving skills in them. Why? आईआईटी का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो जो 12th में मैथ साइंस पढ़ाई जाती है उस साइंस से थोड़ा डिफरेंट रहते हैं. क्वेश्चंस कैसे रहते हैं? एप्लीकेटिव डायमेंशन के होते हैं, जहां पे आपको अपनी थिंकिंग से काम करना पड़ता है. तो आपको आपके स्टूडेंट्स की को उनको आगे क्या फेस करना है वो पिक्चर दिखानी पड़ेगी. जैसे मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि 11th 12th के स्टूडेंट को आईआईटी की प्रिपरेटरी क्लासेस में क्यों डाला जाता है, क्योंकि आप जो ये कंटेंट पढ़ रहे हैं आप देख लो कि एग्जैक्टली सिचुएशन आगे ऐसे आएगी. आप केवल रट के जो मार्क्स ले लोगे वो आपके लिए यूजलेस होंगे. सेम वे में आपको अगर आप कॉलेज स्टूडेंट को डील कर रहे हैं तो उनको आप विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल गाइडेंस बताइए कि आगे आपके सामने क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, आपको किस तरह का एटीट्यूड रखना होगा, तभी आप सक्सेसफुल होंगे. अदरवाइज मार्क्स तो बस मार्क्स ही हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Right, ma'am. Yes, ma'am. So try to relate. Yes, madam. Okay.
All right, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Any other query? So I think there is no question, ma'am. Okay. So, ma'am, on behalf of HRDC Nagpur and from all the participants, I extend my heartiest thanks to Dr. Suhasini Bajpayee, ma'am, for sharing your such a valuable and important content with us in a very simplified language, so that everyone have understanding about it. So thank you so much, ma'am, for accepting our invitation and enlightening the participants, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Friends, there are few instructions regarding assignments and quizzes, and as tomorrow will be the holiday, ma'am, if you want, you can leave the meeting, ma'am. No problem. Okay. Hello, friends. Am I audible? माझा आवाज येतोय का? Yes, madam. Yes, madam. ओके. अभी आज का सैटरडे है, कल अभी आपको छुट्टी रहेगी. कोणाचा ऑडिओ ऑन आहे का? प्लीज म्यूट करा. हेलो. आज सैटरडे, कल आप लोगों को छुट्टी रहेगी. वी विल मीट ऑन मंडे एट 8 AM फॉर अवर योगा सेशन. But before that, just now I have sent one Google form in our WhatsApp group of both faculty induction 1 and 2. That Google form is related to your seminar topics. आपको 5 दिसंबर तक मैंने लास्ट डेट दी है. सेमिनार टॉपिक को फाइनलाइज करके उस गूगल फॉर्म में ऐड करके आपको वो सेंड करना है. 5 दिसंबर के बाद मैं टाइम टेबल लगाऊंगी सेमिनार का. सेमिनार आपके कंडक्ट किए जाएंगे इन द लास्ट वीक ऑफ आवर कोर्स. ती एक इंस्ट्रक्शन झाली. सेमिनार टॉपिक आपको 5 दिसंबर तक सबमिट करने हैं. सिर्फ टॉपिक सबमिट करिए, आप प्रेजेंटेशन बाद में भी बना सकते हैं. सो टू फाइनलाइज द टॉपिक एंड सबमिट द नेम ऑफ द योर टॉपिक बाय 5th of December in that particular Google form. Apart from that, now I am opening Moodle डे वाइज फ्रॉम 23rd से लेके आज के दिन तक पूरे Moodle में जितने भी कंटेंट्स दिए हैं वो मैं अभी ओपन कर रही हूँ थोड़ी देर के बाद. जिसकी जो भी क्विज छूट गई होगी, असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ होगा, उनके पास आज का आधा दिन और कल का पूरा दिन है, वो आप पूरा टास्क कंप्लीट कर लीजिए. उसके बाद कल जो एक झा सर ने अपने को 2 सेशंस लिए थे, उससे रिलेटेड क्विज मैं आज अपलोड की है मैंने. तो वो क्विज को सबको सॉल्व करना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कल झा सर के लेक्चर का क्विज मैंने डाला नहीं था. उन्होंने रात को क्वेश्चंस भेजे, तो वो क्विज मैंने आज के डेट में डाला है. 28 वाले बंच में आपको दिखेगा क्विज ऑफ यस्टरडे सेशन. सो दैट क्विज इज बेस्ड ऑन यस्टरडेज अवधेश झा सर ने जो करिक्युलम वाला टास्क लिया था उसके ऊपर बेस्ड है. तो आपको वो सॉल्व करना है. आता मी थोड्या वेळाने 23rd पासून आजपर्यंतचे सगळे लेक्चर्स ओपन करते हैं. आपको सारे वीडियो लेक्चर्स डाउनलोड करने हैं. इसके बाद वो अवेलेबल नहीं रहेंगे मंडे से. सो द यूर टास्क इज यू हैव टू डाउनलोड ऑल द वीडियो स्टार्टिंग फ्रॉम अपर पार्ट. प्रिपरेटरी वीडियोस भी आप लोग डाउनलोड करके रखिए. फिर हर दिन का हर टास्क आपको डाउनलोड करके रखना है. जिसका जो छूट गया होगा, क्विज नहीं अटेम्प्ट किया होगा, वो आप लोग अभी सॉल्व कर लीजिए. और कल रात के 10 बजे तक सारी चीज़ें ओपन रहेगी. देन फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट विद द न्यू टास्क. फाइन? Yes, ma'am. I have one query. हाँ. For the seminar, are we supposed to present the video or just the video preparation is okay? वीडियो नहीं मैम, आपको लाइव प्रेजेंट करना है.
लाइव प्रेजेंट करना है, सो पीपीटी एंड और प्रेजेंटेशन। यस यस, आप पीपीटी बनाएंगे जैसे रिसोर्स पर्सन अभी कर रहे हैं ना, उसी पैटर्न Yes, में आपको sure. करना है। आप अपने लैपटॉप से आपने बनाया हुआ पीपीटी मैं आपको प्रेजेंटर के राइट्स दूंगी, आप अपने तरफ से उसको शेयर करेंगे और फिर इवैल्यूएटर उसको जज करेंगे। Okay, okay. Thank you. You need not to prepare a video and all that because it is a live one-to-one discussion. Okay. Thank you, ma'am. ओके, और किसी को कुछ क्वेरी है? आता तुम्हाला 1.5 दिवस आहे आणि खूप सारे कामं आहेत। सबसे पहले तो आपको वो गूगल फॉर्म आप लोग भरिए जिसमें सेमिनार के टॉपिक आपको फाइनलाइज करके भेजने हैं। देन सारे मंडे से लेके आज तक के सारे वीडियोस डाउनलोड करके रखने हैं। देन किसी के क्विजेस या तो असाइनमेंट छूट गए होंगे तो वो आप लोग सबमिट करिए। आज अभी अवधेश झा सर का मैंने क्विज ऐड किया है, वो आपको सॉल्व करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आज का पूरा टास्क है। अभी जो लेक्चर अपन ने खत्म किया है उससे रिलेटेड क्विज भी मैं इवनिंग तक डालूंगी क्योंकि मैडम अभी क्वेश्चंस भेजेंगे मुझे 1-2 घंटे में, तो वो भी क्विज आपको कल रात तक सबमिट करना है। सो एज फार एज टूडेज टास्क इज कंसर्न आप देखिए जितना हो सकता है, अदरवाइज 23rd से लेके आज तक का पूरा कंटेंट कल रात तक चालू रहेगा। ठीक है, सो यू हैव सफिशिएंट टाइम टू कंप्लीट योर पेंडिंग टास्क। गॉट इट? ओके मैम। हॅलो मॅम. हाँ सर। मॅम जे प्रेझेंटेशन जे करायचं आहे ते केव्हा करायचं आहे? प्रेझेंटेशन लास्ट वीक जो आपला राहील, मी टाइम टेबल बनवते तुमचे टॉपिक्स आल्यानंतर। आता 4 वीकचा प्रोग्राम आहे ना, हा फर्स्ट वीक आपला आता आज संपला, मधले 2 वीक जातील, त्याच्यानंतरचा जो लास्ट वीक येईल त्या मंडे पासून किंवा शेवटच्या 3 दिवसामध्ये आपण सेमिनार घेऊ। सो राईट नाउ टुडे इट इज लाईक वी हॅव टू रजिस्टर, म्हणजे आपल्याला रजिस्ट्रेशन करायचं आहे आपल्या टॉपिकची, कोणता टॉपिक घ्यायचा. रजिस्ट्रेशन म्हणजे तुमचे टॉपिक काय आहे ते फक्त मला कळायला हवे 5 डिसेंबर पर्यंत। त्या टॉपिक प्रमाणे मग मी रिसोर्स पर्सनला बोलवेल। ओके, ठीक है। और अभी 30 तारीख जो है मंडे, उसमें भी अपन साथ में ही रहेंगे दोनों बैचेस। फिर 1 तारीख से अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो वैसे मैं आपको बताऊंगी कि 2 बैचेस अलग रहेगी कि साथ में ही रहेगी। बट राइट नाउ वी आर ऑल टुगेदर। मंडे को योगा सेशन भी कॉमन रहेगा और दोनों भी जो लेक्चर्स है वो भी कॉमन ही रहेंगे दोनों बैचेस के लिए। फाइन, यस मैम। ठीक है, बंद करू आता मीटिंग। कोणाला काही डिफिकल्टीज? ओके मॅम. ओके ओके मॅडम. हाँ बोला मॅम। हॅलो हाँ मॅम बोला। मॅडम, आज क्विज आणि उद्यापर्यंत राहतील का ते आजचे क्विज आणि आजचे जे उद्या असाइनमेंट वगैरे दिले रात्रीपर्यंत ते? सगळं ओपन राहील। आजचं सुद्धा भले मी तिथे आज लिहिलं असेल 10 PM टू नाईट, पण तुम्हाला उद्या रात्रीपर्यंतचा वेळ आहे सगळं कंप्लीट करायला, मंडे पासून आजपर्यंत। बरोबर, चालेल. ओके ठीक आहे, ओके ओके ओके, थँक्यू. चला, वी विल मीट ऑन मंडे at 8 AM फॉर योगा सेशन। ठीक है, सो हैव अ गुड डे, एंजॉय योर वीकेंड और बाकी का टास्क कंप्लीट करो। ओके मॅडम, बाय. बाय बाय। ओके, थँक्यू. थँक्यू मैडम।